ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH प्रतिभा से अजेय तक, अध्याय 51, छिपा हुआ शीर्षक आए। जियाओ यान ने सब कुछ तैयार करने और सामग्री की सटीकता की पूरी तरह से जांच करने के बाद तुरंत शुरू नहीं किया। इसके बजाय वह क्रॉस लेग बैठा और धीरे धीरे अपनी भावनाओं को समायोजित करते हुए अपने डू क्यू को स्थिर करने के लिए अपनी क्यूई विधि को धीरे धीरे प्रसारित किया। हुनहुजी, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ भी वह पूरी तरह से अप्रभावित लग रहा था। ये केवल तब था जब उसकी डू क्यूई, मन और शारीरिक शक्ति सभी अपने इष्टतम अवस्थाओं में लौट आए थे, तब उसने कीमिया प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की। ये देखकर कि जियाओ यान ये सुनकर चिंतित नहीं हुआ कि वह एक स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त कर सकता है और इसके बजाय जल्दी से शांत हो गया, यहाँ तक कि हुनहुजी ने भी देखते समय थोड़ी दिलचस्पी दिखाई। हुनहुजी पर एक नज़र डालने के बाद जियाओ यान को अपनी स्टोरेज रिंग से बैटल आर्मर पिल नामक एक तीसरी स्तरीय औषधीय गोली की रेसिपी याद आई। यह अच्छी तरह से ज्ञात था कि एक डू ग्रैंड मास्टर अपने शरीर के चारों ओर कवच बनाने के लिए डू क्यूई का उपयोग कर सकता है। इस प्रकार बैटल आर्मर पिल का कार्य डू ग्रैंड मास्टर क्षेत्र से नीचे के लोगों को खुद की रक्षा के लिए डू क्यू कवच को संघनित करने की अनुमति देना था। इसने इसे औषधीय गोली का एक मूल्यवान रक्षात्मक प्रकार बना दिया। हालांकि जियाओ यान ने बैटल आर्मर पिल को एक अन्य कारण से चुना, इसके अवयवों को उनके सार को निकालने के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार वह अभी भी केवल नॉर्थ स्टार डू प्रैक्टिशनर था और बोन चिलिंग फ्लेम की थोड़ी मदद से भी उसके लिए उच्च श्रेणी की सामग्री को जलाना मुश्किल होगा। औषधीय कड़ाही के उद्घाटन के खिलाफ अपनी हथेली के साथ जियाओ यान की चेतना धीरे धीरे उसके शरीर में डूब गई। डू क्यू में लिपटे बोन चिलिंग फ्लेम के धागे उसके मेरिडियन से होते हुए और फिर उसकी हथेली से होते हुए औषधीय कड़ाही में चले गए। कड़ाही के अंदर एक गहरी पीली लौ उठने लगी और एक हल्की चटक के साथ जलने लगी। करीब से निरीक्षण करने पर कोई गहरे पीले रंग की डू क्यू लौ के बीच से कुछ सफ़ेद लौ के धागों को घूमता हुआ देख सकता था। जियाओ यान ने कीमिया कड़ाही के अंदर की अनियमित लपटों को उसकी परावर्तक सतह से देखा। कड़ाही के शुरुआती ठंडे तापमान के धीरे धीरे बढ़ने का एक पल इंतजार करने के बाद उसने अपनी आध्यात्मिक अनुभूति को अपने शरीर से बाहर अपनी बाँह के जरिए कड़ाही में फैलाया। फिर उसने अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके अनियंत्रित लपटों को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया। उसने पहले भी तीसरी श्रेणी की औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने का प्रयास किया था, लेकिन वह कभी सफल नहीं हुआ, संयोग से भी नहीं। बहुत ही कोमल हरकत के साथ जियाओ यान ने अपने बगल से एक औषधीय जड़ी बूटी उठाई, जिसके बाद उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके कीमिया कड़ाही के अंदर के तापमान को महसूस किया और तब तक इंतजार किया जब तक कि तापमान जड़ी बूटी को संसाधित करने के लिए सही बिंदु पर न आ जाए। फिर एक फुफकार के साथ उसने जड़ी बूटी को कड़ाही में फेंक दिया। जैसे जैसे तापमान बढ़ता गया उसने एक एक करके कई अन्य जड़ी बूटियां कड़ाही में डालीं। प्रत्येक जड़ी बूटी में एक अद्वितीय औषधीय गुण था और उनका सार निकालने के लिए उन्हें कड़ाही के अंदर अलग अलग स्थानों पर रखने की आवश्यकता थी। जैसे ही जड़ी बूटियों की सतह पर उनके जले हुए बाहरी खोल में दरारें दिखाई देने लगीं, जियाओ यान ने कुशलता से बोन चिलिंग फ्लेम के धागों को जोड़ तोड़ किया, उन्हें दरारों के माध्यम से सुइयों की तरह पिरोया और जड़ी बूटियों के अंदरूनी हिस्सों में हरे तरल की बूंदें निकालीं। जैसे जैसे अधिक से अधिक तरल बाहर निकलता गया, औषधीय जड़ी बूटियां तेजी से सिकुड़ती गईं। एक बार जब हरे तरल की आखिरी बूंद निकाली गई तो वे काली राख में बदल गईं जो कड़ाही के तल पर जम गई। जियाओ यान ने राहत की सांस ली। पहला कदम पूरा हो गया था। फिर उसने एक क्यू रिकवरी पिल ली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। उसकी खेती का स्तर उसकी कीमिया में सबसे बड़ी कमजोरी थी, क्योंकि उसके डू क्यू के भंडार बहुत सीमित थे। एक फुफकार के साथ उसने एक लाल रैंक 2 मॉन्स्टर कोर को कड़ाही में डाल दिया। जैसे ही मॉन्स्टर कोर को जलाया गया, एक भयंकर जानवर का इरादा फूट पड़ा, जो अपने साथ एक द्वेष लेकर आया और उसने चारों ओर सब कुछ नष्ट करने की कोशिश की। यह एक जादुई जानवर की मृत्यु के समय की नाराजगी थी जो मॉन्स्टर कोर के भीतर ही रह गई थी। अगर कोई कीमियागर इस नाराजगी को शुद्ध नहीं कर पाता तो उसे कड़ाही के फटने का खतरा रहता। हाँ, जियाओ यान की नज़र तेज हो गई। पहले उसे यह परेशानी भरा लग सकता था, लेकिन अब उसकी बहुत बड़ी हुई आध्यात्मिक शक्ति के साथ एकमात्र रैंक 2 जादुई जानवर की मरती हुई नाराजगी उसके लिए चुनौती कैसे बन सकती थी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति बड़े हाथों की जोड़ी में बदल गई जिसने जानवर की नाराजगी को एक गेंद में बदल दिया, जिसे फिर डू क्यूई लॉ द्वारा पूरी तरह से जला दिया गया। जादुई जानवर की नाराजगी को दूर करने के बाद सबसे कठिन कदम उठाया गया। मॉन्स्टर कोर के साथ सब कुछ मिलाकर आखिरकार गोली बनाई गई। ये वास्तव में सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा था। इस प्रक्रिया में कोई भी गलत कदम, जैसे कि कुछ अवयवों का पूरी तरह और समान रूप से एकीकृत न होना या बहुत लंबे समय तक जलने से अशुद्धियां बनना, एक चेन रिएक्शन की ओर ले जा सकता था जो पिछले सभी प्रयासों को बर्बाद कर सकता था।
औषधीय जड़ी बूटियों के गुण उनकी उम्र और बढ़ते वातावरण के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। केवल गहरी आध्यात्मिक समझ के माध्यम से ही कोई यह निर्धारित कर सकता था कि उनके गुण कब पूरी तरह से एकीकृत हुए थे। औषधीय गोली की गुणवत्ता इन बारीकियों पर निर्भर करती थी। गुणों को जितना अधिक पूरी तरह से एकीकृत किया जाता था, गोली की गुणवत्ता उतनी ही अधिक होती थी। विलय की अनिश्चित अवधि के बाद लपटें धीरे धीरे कम हो गईं। कड़ाही की सभी लपटें औषधीय तरल और मॉन्स्टर कोर की शक्ति के साथ ड्रैगन की आंख के आकार की 3 गोलियों में संघनित हो गईं। पफ पफ पफ। जियाओ यान ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके दूर से 3 युद्ध कवच की गोलियां एकत्र की और उन्हें एक जेड बोतल में संग्रहित किया। एक बैच, 3 गोलियां। जियाओ यान ने बोतल में 3 गोलियों को देखा और उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। वह इस परिणाम से स्पष्ट रूप से बहुत संतुष्ट था। कीमिया के एक सत्र में 1 से अधिक गोलियां बनाई जा सकती हैं। उत्पादित गोलियों की संख्या कीमियागर द्वारा सामग्री को परिष्कृत करने में सटीकता और सम्लन प्रक्रिया के दौरान कोई अपव्यय होने पर निर्भर करती थी। जियाओ यान के लिए तीसरी श्रेणी की औषधीय गोली को परिष्कृत करना पहले से ही एक व्यक्तिगत उपलब्धि थी और एक बैच में 3 गोलियां बनाना और भी उल्लेखनीय था। हुनहुजी ने एक शब्द भी नहीं कहा क्योंकि उसकी आत्मा का प्रक्षेपण धीरे धीरे दृष्टि से फीका पड़ गया। उसकी ओर से आलोचना की अनुपस्थिति इस बात का प्रमाण थी कि इस बार जियाओ यान की कीमिया कितनी सफल रही थी। अगर हुनहुजी अपने युवा वर्षों में लौटते तो संभवतः उनका प्रदर्शन जियाओ यान से बेहतर नहीं होता। 9 सितारा डू प्रैक्टिशनर द्वारा तीसरी श्रेणी की औषधीय गोली को परिष्कृत करना कुछ ऐसा था जिसे वह भी हासिल नहीं कर सकता था। जिस वस्तु की आप तलाश कर रहे हैं वह तियान श्रेणी के खजाने के हॉल में है। आप इसे प्राप्त कर सकते हैं या नहीं यह आपके अपने भाग्य पर निर्भर करता है। हुनहुजी की आध्यात्मिक आवाज़ हर दिशा से गूंज उठी और अगले ही पल एक ब्लैक होल जैसा मार्ग दिखाई दिया। बिना किसी संदेह के जियाओ यान ने हुनहुजी की परीक्षा पास कर ली थी। जियाओ यान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उसने काले मार्ग को देखा। वह कभी नहीं भूला था कि हुन लाओगुई ने हुन कबीले के भीतर रहने वाली शून्यता भक्षण ज्वाला के बारे में क्या कहा था। हालांकि वह नहीं जानता था कि बीज ज्वाला क्या होती है। अगर वह दूसरी श्रेणी की शून्यता भक्षण ज्वाला का थोड़ा सा भी हिस्सा प्राप्त कर लेता तो उसे निस्संदेह बहुत लाभ होता। मुझे इसे देखना ही है चाहे कुछ भी हो। जब जियाओ यान ने सोचा कि उसने इतना कुछ देख लिया है कि उसे किसी भी चीज़ से आश्चर्य नहीं होना चाहिए तो उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी बहुत भोला था। ब्लैक होल से गुजरते हुए जियाओ यान अपने सामने के दृश्य को देखकर चकित रह गया। बीच में विभाजित एक अंधेरी लौ वाला ग्रह असीम शून्य में तैर रहा था। ग्रह बहुत बड़ा नहीं था, केवल कुछ हजार किलोमीटर व्यास का, लेकिन अंतहीन शून्य में इसकी मौजूदगी ने ही उसके सिर में झुनझुनी पैदा कर दी। क्या ये शून्यता भक्षण करने वाली लौ का जन्मस्थान हो सकता है? जब जियाओ यान ने ग्रह की सतह से अंधेरी लौ की लपटें उठती देखीं तो उसे मोटे तौर पर समझ में आ गया कि वह कहाँ है। स्वर्गीय लॉ रैंकिंग में उल्लेख किया गया है कि शून्यता भक्षण करने वाली लौ शून्य में पैदा हुई थी और केवल हुन क्षेत्र, जो हमेशा शून्य में मौजूद था, के पास ऐसी जगह की खोज करने की योग्यता थी। वास्तव में, जैसा कि जियाओ यान ने अनुमान लगाया था, यहीं पर हुन कबीले ने पहली बार शून्यता भक्षण ज्वाला का सामना किया था। शून्यता भक्षण ज्वाला एक स्वर्गीय ज्वाला थी जो शून्य के भीतर इस अंधेरे ज्वाला ग्रह पर पैदा हुई थी। शीर्षक: शून्यता भक्षण ज्वाला का जन्मस्थान। अध्याय 52, छिपा हुआ। शीर्षक 2। जियाओ यान धीरे धीरे अपनी आत्मा शरीर अवस्था में पूरी तरह से अंधेरे ग्रह की ओर बढ़ गया। वह जितना करीब गया उतना ही उसे इसका आतंक महसूस हुआ। इस अंधेरे ज्वाला ग्रह की सतह से लगातार काली लपटें निकल रही थीं। व्यापक काली लपटें ये सुझाव दे रही थीं कि जो कोई भी बिना अनुमति के इसके पास जाएगा वह उन्हें निगल जाएगा और नष्ट कर देगा। इस अंधेरे ज्वाला ग्रह से अंतहीन काली लपटें निकल रही थीं, जिनमें से अनगिनत इसकी सतह पर उछल रही थीं। बीच में विशाल दरार नरक के प्रवेश द्वार की तरह लग रही थी और जियाओ यान अपने मन में एक प्राचीन दृश्य की कल्पना करने से खुद को रोक नहीं सका। प्राचीन काल में सभी चीज़ों की शुरुआत में शून्य में एक विशाल ब्लैक होल ने सब कुछ निगल लिया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यह क्या था, चाहे ये जीवित हो या मृत, यहाँ तक कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता था। अनगिनत साल बीतने के बाद ब्लैक होल अंततः तृप्त हो गया और एक मृत काले ग्रह में बदल गया जो अपनी जगह पर बना रहा। युग बीत गए और अज्ञात वर्षों के बाद आखिरकार एक जोरदार विस्फोट हुआ और ग्रह के केंद्र में एक पूरी तरह से काली स्वर्गीय ज्वाला पैदा हुई। इसने असीम शून्य के भीतर डार्क सम्राट के जन्म को चिन्हित किया। शून्यता भक्षण ज्वाला स्वर्गीय ज्वाला रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। जियाओ यान ने मुश्किल से निगला। ऐसा दृश्य देखने वाले किसी भी व्यक्ति के शरीर में ठंडक दौड़ जाएगी। जियाओ यान ने सोल कमांड निकाला और एक आध्यात्मिक प्रकाश उसके आत्मा शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ था। सोल कमांड की सुरक्षा के बिना लैंडिंग की बात तो दूर, इस ग्रह के पास पहुंचने मात्र से ही निहिलिटी भक्षण ज्वालाओं द्वारा तुरंत भस्म हो जाना पड़ता जो अभी तक बुझी नहीं थीं।
ये स्थान न केवल निहिलिटी भक्षण ज्वाला का जन्मस्थान था, बल्कि अब उन कबीले के उच्चतम स्तर के खजाने के रूप में भी कार्य करता था। जियो यान ने सोल कमांड की आध्यात्मिक जानकारी के माध्यम से सीखा था कि इस ग्रह पर कुछ डार्क लैप्टो में आइटम शामिल थे। तियान वर्ग रेटेड व्यक्ति पिछले दरवाजे से के रूप में वह यहां से एक पुरस्कार चुनने के लिए पात्र था। 8वीं श्रेणी की औषधीय गोली, ज्वाला दानव शुद्ध करने वाली गहन गोली। जो लोग अग्निगुण डूक्यूई की खेती करते हैं उनके लिए इस गोली का सेवन करने से डूक्यूई में परिवर्तन होने की संभावना होती है, जिससे युद्ध शक्ति में वृद्धि होती है। निम्न तियान वर्ग डू तकनीक 10,000 आत्माओं का अस्थि कवच। आत्मा और हड्डियों में एकीकृत एक आत्मा कवच बनाने के लिए जीवित प्राणियों की आत्माओं को भस्म करता है। छोटी उपलब्धि के लिए 100 आत्माएं, बड़ी उपलब्धि के लिए 1000 आत्माएं और पूर्ण उपलब्धि के लिए 10,000 आत्माएं। एक सिद्ध 10,000 आत्माओं का अस्थि कवच एक डू संत के हमलों का सामना कर सकता है। निम्न तियान वर्ग आत्मा तकनीक, सम्राट आत्मा तकनीक भाग 1। सम्राट हुंदी द्वारा निर्मित एक आत्मा 10,000 आत्माओं को जन्म देने के लिए बुझ जाती है। 10,000 आत्माएं स्वर्ग पर हावी हो जाती हैं। जब पूर्णता तक साधना की जाती है तो आत्मा बिखर जाती है, लेकिन नष्ट नहीं होती, जिससे व्यक्ति की आत्मा के टुकड़े स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं और दुनिया की सभी चीज़ों पर सम्राट की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। ये सम्राट आत्मा तकनीक है। साधना की आवश्यकता, आध्यात्मिक अवस्था आत्मा अवस्था तक पहुंच चुकी होगी। एक घूंट भरकर जियाओ यान ने अपने माथे पर ठंडे पसीने को छुआ। ये वास्तव में एक डू भगवान द्वारा बनाई गई एक आत्मा तकनीक थी, और सिर्फ पहले भाग को ही तियान वर्ग का दर्जा दिया गया था। क्या पूरी तकनीक कम से कम उच्च तियान वर्ग की नहीं होगी, या तियान वर्ग से भी आगे? उसकी अपनी डू-क्यू तकनीक के बारे में कहा जाता था कि वह अनंत रूप से विकसित हो सकती है, लेकिन क्या ये डू भगवान द्वारा बनाई गई तकनीक को पार करने के लिए विकसित हो सकती है, वह वास्तव में निश्चित नहीं था। आखिरकार डू-क्यू महाद्वीप में स्वर्गीय लपटें सीमित थीं। डू भगवान को डू-क्यू महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली प्राणी माना जाता था। अनंत विकास बनाम दुनिया का सबसे शक्तिशाली। कौन अधिक शक्तिशाली था? यह एक विरोधाभास था। जियाओ यान ने कभी नहीं सोचा था कि एक 8वीं श्रेणी की औषधीय गोली जिसके लिए पूरा डू-क्यू महाद्वीप हाथापाई कर सकता है, यहाँ इतनी कम अपील करेगी। बहुत बढ़िया अनिच्छा के कारण उसने आत्मा तकनीक को एक तरफ रख दिया। वह जानता था कि चाहे वह कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, वह इस आत्मा तकनीक के लिए विनिमय नहीं कर सकता था। उसने इसे विकसित करने की आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं किया था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ आने का उसका उद्देश्य स्वर्गीय ज्वाला के लिए था। स्वर्गीय ज्वाला, हे स्वर्गीय ज्वाला, तुम कहाँ हो? जियो यान ने ग्रह पर अपनी खोज जारी रखी। यहाँ ज्वालाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनमें से कोई भी स्वर्गीय ज्वाला नहीं थी। वे सिर्फ शून्यता भक्षण ज्वाला के अवशेष थे जो अभी तक जलकर समाप्त नहीं हुए थे। उन सभी में सार ज्वाला का अभाव था। सार ज्वाला स्वर्गीय ज्वाला की आत्मा के समान थी। स्वर्गीय ज्वाला को परिष्कृत करने के लिए किसी को अपने शरीर में सार ज्वाला को एकीकृत करने और इसे वास्तव में नियंत्रित करने के लिए अपनी आत्मा के साथ छापने की आवश्यकता होती है। हुनहुजी के जाने से पहले उसने उल्लेख किया था कि वह जिस स्वर्गीय ज्वाला की तलाश कर रहा था वह यहाँ थी, और उसे नहीं लगा कि वह बुरा झूठ बोलेगा। वह क्या है? ये शून्यता भक्षण ज्वाला से क्यों नहीं घिरा हुआ है? जियो यान ने अपनी आंखें मूंद लीं। वहाँ एक तकनीक थी और किसी कारण से उसकी आत्मा ने एक अजीब और असामान्य भावना महसूस की। शुरू में उसने तकनीक की जांच करने का इरादा नहीं किया, लेकिन वह जमीन से 3 रंगों वाला स्क्रॉल उठाने से खुद को रोक नहीं सका। स्काईफा या थरी मिस्टीरियस चेंज, एक हाई तियान क्लास सीक्रेट तकनीक। जियो यान ने तुरंत आश्चर्य में दम तोड़ दिया। उसने अभी अभी एक सीक्रेट तकनीक देखी थी। यह एक लो तियान क्लास सोल सीक्रेट तकनीक थी जो किसी व्यक्ति की डू-क्यूई और शारीरिक शक्ति को तेजी से उनकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए भस्म कर सकती थी। इसी तरह ये किसी व्यक्ति की आत्मा के शरीर को भी भस्म करके उनकी डू-क्यूई बढ़ा सकती थी, जो बहुत व्यवहारिक थी। फिर भी इस हाई तियान क्लास सीक्रेट तकनीक ने जियो यान को चौंका दिया। ये सीक्रेट तकनीक एक निश्चित डू गॉड कबीले के एक शीर्ष पावरहाउस द्वारा बनाई गई थी। ये शरीर के भीतर स्वर्गीय ज्वाला के विस्फोट को ट्रिगर कर सकती है, जिससे थोड़े समय के लिए व्यक्ति की शक्ति में तेजी से वृद्धि होती है। इस तकनीक में 3 परिवर्तन होते हैं, जिनमें से प्रत्येक के लिए एक अलग तरह की स्वर्गीय ज्वाला की आवश्यकता होती है। जब तीनों परिवर्तन एक साथ सक्रिय होते हैं तो वे आकाश और पृथ्वी का रंग बदल सकते हैं। ये केवल अग्निगुण डू-क्यूई के साधकों के लिए उपयुक्त है। इस तकनीक द्वारा उत्पन्न ऊर्जा अत्यंत हिंसक होती है और मेरिडियन और शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए तकनीक समाप्त होने के बाद शरीर कमजोर अवस्था में चला जाएगा। आमतौर पर एक व्यक्ति के भीतर केवल एक प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला ही हो सकती है, क्योंकि वे एक दूसरे से प्रतिकर्षित और संघर्ष करने की प्रवृत्ति रखते हैं। यही कारण है कि जियाओ यान का ज्वाला मंत्र इतना अनमोल था। एक साधारण व्यक्ति के लिए एक ही समय में 3 प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला का होना, ज्वालाओं पर उसका नियंत्रण एक अकल्पनीय शिखर स्तर तक पहुंच गया होगा।
इस तकनीक का निर्माता एक पागल व्यक्ति होना चाहिए अगर उनके पास ज्वाला मंत्र जैसी कोई चीज़ नहीं थी, है ना? भले ही जियाओ यान त्यान क्लास 2 कौशल की साधना करने के स्तर तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उसके लिए ये कल्पना करना मुश्किल नहीं था। अपने शरीर के भीतर एक स्वर्गीय ज्वाला को फूटने देना केवल पागलपन का कार्य ही कहा जा सकता है। जिस व्यक्ति ने इस गुप्त तकनीक को बनाया होगा, उसने शुरुआत से ही शुरुआत की होगी। अगर पागल नहीं, तो वे अपने शरीर के भीतर एक स्वर्गीय ज्वाला को फूटने देने के बारे में कैसे सोच सकते थे? यह एक हैंडगन की तरह था, गोली का तेजी से बाहर निकलना बारूद की विस्फोटक शक्ति पर आधारित था। इस गुप्त तकनीक का सिद्धांत एक हैंडगन से गोली चलाने के समान था। ये किसी की ताकत बढ़ाने के लिए स्वर्गीय ज्वाला द्वारा उत्पन्न विस्फोटक शक्ति पर निर्भर था। यहाँ तक कि हैंडगन भी अत्यधिक उपयोग के बिना अंततः फटने का सामना नहीं कर सकती, मानव शरीर की तो बात ही छोड़िए। केवल अग्निगुंडू क्यू साधक ही इसका अभ्यास कर सकते हैं। यह मूल रूप से हुन कबीले की एक गुप्त तकनीक नहीं लगती। हालांकि गुप्त तकनीक एक बहुत शक्तिशाली उच्चतयान वर्ग की तरह प्रतीत होती थी, लेकिन इसकी शर्तें बहुत कठोर थीं और इसकी व्यवहारिकता 8वीं श्रेणी की औषधीय गोली से भी कम थी। तथ्य यह है कि इसमें निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम सुरक्षात्मक ढाल भी नहीं थी। ये दर्शाता है कि यहाँ इस चीज़ के लिए कितना कम सम्मान था। अपने सिर को हिलाते हुए जियाओ यान ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और लापरवाही से सीक्रेट तकनीक को पास की एक चट्टान पर फेंक दिया। धमाका धमाका। अचानक एक तेज आवाज़ गूंजी क्योंकि ग्रह पर अंतहीन काली लपटों में अचानक बदलाव आया। जमीन पर जलती हुई शून्यता भक्षण ज्वाला के कुछ अवशेष एक के बाद एक शून्य में एक बिंदु की ओर बढ़ने लगे। अनगिनत काली लपटें उस ओर दौड़ी जैसे पतंगे आग की ओर दौड़ते हैं। उस समय अंतरिक्ष उन अनगिनत काली लपटों के प्रवाह के कारण निरंतर विकृति की स्थिति में था। ऐसा लग रहा था जैसे एक छोटा सा ब्लैक होल बन गया हो, जो आसपास की काली लपटों को सोख रहा हो। क्या ये हो सकता है? इस दृश्य से आश्चर्यचकित और प्रसन्न होकर जियाओ यान जल्दी से स्थानिक विकृति के आसपास की ओर भागा। जब उसकी गर्दन अनंत काल की प्रत्याशा में झुकी हुई थी, तो एक मुट्ठी से बड़ी नहीं काली लौ अंततः अनगिनत अन्य काली लपटों को सोखने के बाद फुसफुसाती हुई आवाज़ के साथ उसके सामने प्रकट हुई। जियाओ यान की आध्यात्मिक शक्ति ने इस काली लौ के भीतर सार लौ की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से महसूस किया। शीर्षक: शून्यता भक्षण करने वाली ज्वाला की बीज ज्वाला। अध्याय 53। म्याओ। शून्यता भक्षण ज्वाला की बीज ज्वाला। जियाओ यान ने अपने सामने स्याही की तरह काले रंग की ज्वाला के छोटे समूह को देखा और उसे यकीन था कि यह असली शून्यता भक्षण ज्वाला नहीं थी, क्योंकि अगर यह वास्तविक शून्यता भक्षण ज्वाला होती तो यह पूरे देश को शून्य में बदलने के लिए पर्याप्त होती, पूरी तरह से खालीपन की भूमि में भस्म हो जाती। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि यह कोई नवजात स्वर्गीय ज्वाला नहीं थी। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से वह महसूस कर सकता था कि यद्यपि यह काली ज्वाला बहुत कमजोर थी और इसमें अस्थि कंपाने वाली ज्वाला की भयानक ऊर्जा का अभाव था, लेकिन इसका सार उतना ही परिपक्व था। इस प्रकार यह निश्चित रूप से एक नवजात ज्वाला नहीं थी। इसके अलावा स्वर्गीय ज्वाला रैंकिंग के अनुसार पूरी दुनिया में शीर्ष 3 स्वर्गीय ज्वालाओं में से केवल एक ही मौजूद थी। डुक्यूई महाद्वीप शीर्ष 3 स्वर्गीय ज्वालाओं में से एक के जन्म के लिए आवश्यक स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा को सहन नहीं कर सका। वास्तव में बीज ज्वाला जैसी कोई चीज़ होती है। रहस्यमयी स्वर्गीय ज्वाला रैंकिंग में भी इसका रिकॉर्ड नहीं है। शुरू में जियाओ यान ने हुन लाओ गुई के बीज ज्वाला के उल्लेख पर संदेह किया, ये सोचकर कि वह झूठ बोल रहा है। आखिरकार स्वर्गीय ज्वालाएं जीवित प्राणी नहीं थीं, उनकी संतान कैसे हो सकती है? भले ही वे जीवित प्राणी हों, प्रजनन के लिए एक साथी की आवश्यकता होगी, है न? निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम पूरे डुक्यूई महाद्वीप में अपनी तरह की एकमात्र थी। प्रजनन के लिए दूसरा कहाँ से आएगा? फिर भी जियाओ यान एक शानदार तरीके से गलत साबित हुआ। न केवल ऐसी चीज़ मौजूद थी, बल्कि निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम की एक बीज ज्वाला उसकी आंखों के ठीक सामने प्रकट हुई। जी, मुझे कहना होगा, तुम्हारा सौभाग्य असाधारण है कि तुम्हें इसका सामना करना पड़ा, बच्चे। कोई नहीं जानता कि शून्यता भक्षण ज्वाला की बीज ज्वाला कब अस्तित्व में आएगी। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। हुनहुजी की आध्यात्मिक आवाज़ सुनकर जियाओ यान ने अपने सामने शून्यता भक्षण ज्वाला की बीज ज्वाला को देखा और उत्सुकता से पूछा, ये बीज ज्वाला कैसे बनाई जाती है? इसे कैसे परिष्कृत किया जा सकता है? जी, शून्यता भक्षण ज्वाला कैसे बीज ज्वाला उत्पन्न करती है, ये हमारे कबीले का रहस्य है। जहाँ तक इसे परिष्कृत करने की बात है, भले ही इसे बीज ज्वाला कहा जाता है, इसका सार किसी भी स्वर्गीय ज्वाला जैसा ही है और इसमें कोई अंतर नहीं है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जियाओ यान की आंखें चमक उठीं। बीज ज्वाला का उत्पादन हुन कबीले का रहस्य था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि शून्यता भक्षण ज्वाला की बीज ज्वाला उत्पन्न करने की क्षमता उसकी अपनी शक्ति के कारण नहीं बल्कि हुन कबीले के कारण थी? कांपते हुए दिल के साथ वह कदम दर कदम शून्यता भक्षण ज्वाला की बीज ज्वाला के पास पहुंचा।
वह पहले से ही अपनी भंडारण अंगूठी में एक नोट से स्वर्गीय ज्वाला को परिष्कृत करने के चरणों को जानता था और उसने हर कदम को दिल से याद कर लिया था। अब उसे बस बीज ज्वाला को पकड़ना था और फिर शोधन प्रक्रिया शुरू करने के लिए ट्रेजर हॉल से बाहर निकलना था। जियाओयान का गला ऊपर नीचे हो रहा था, उसके हाथ धीरे धीरे दोनों तरफ से एक साथ आ रहे थे, जैसे बचपन में नदी के किनारे मछली पकड़ते समय वह सावधान रहता था। जब वह धीरे धीरे बीज ज्वाला को ऊपर उठा रहा था तो उसकी हरकतें बहुत कोमल थीं। पहली अनुभूति जो उसने महसूस की वह थी गर्मी। काली ज्वाला बहुत गर्म नहीं थी, बल्कि एक नर्म आरामदायक गर्मी थी। एक पल के लिए जियाओयान को लगा कि वह अपने हाथों में एक नवजात काली बिल्ली का बच्चा थामे हुए है। अचानक काली लपटों के ढेर ने एक जोड़ी आंखें खोलीं और लपटों के भीतर से एक आवाज आई, म्याओ। हाँ, एक बिल्ली। जियाओयान पूरी तरह से स्तब्ध था। हालांकि चूंकि वह पहले ही इनाम ले चुका था, इसलिए सोल कमांड ने प्रकाश का एक विस्फोट उत्सर्जित किया, जिससे उसे प्रतिक्रिया करने का मौका मिलने से पहले ही वापस भेज दिया गया। ... हाँ, वास्तविकता में वापस आकर जियाओयान एक झटके से जाग गया और जल्दी से चारों ओर देखने के लिए खड़ा हो गया। क्या हो रहा है? क्या ये सब एक सपना था? उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि जैसे ही वह स्वर्गीय ज्वाला को वापस लाने वाला था, उसे एक बिल्ली की म्याऊं सुनाई दी। म्याऊं। हाँ, ये बिल्कुल वैसी ही आवाज़ थी। डिग्री, क्या बकवास है? जियाओयान ने अचानक अपना सिर आवाज़ के स्रोत की ओर घुमाया और देखा कि एक छोटी सी काली बिल्ली, जो मुट्ठी से भी बड़ी नहीं थी, आलस से उसके कंधे पर लेटी हुई थी। धीरे से म्याऊं करने और सुस्त जम्हाई में खींचने के बाद बिल्ली ने अपने गालों को अपने पंजों से ढक लिया और गहरी नींद में सो गई। जियाओयान ने करीब से जांच करने पर पाया कि इस छोटी सी काली बिल्ली का काला फर वास्तव में ज्वाला की लपटों से बना था। वे काली आंखें वास्तव में भीतर टिमटिमाती हुई शून्यता भक्षण ज्वाला की लपटें थीं। अचानक जियाओयान को कुछ याद आया और उसने जल्दी से अपनी स्टोरेज रिंग से एक फटी हुई पुरानी किताब निकाली और जल्दी से एक निश्चित पृष्ठ पर पलटा। स्वर्गीय ज्वाला आत्मा। यह एक स्वर्गीय ज्वाला है जिसने आध्यात्मिक बुद्धि को जन्म दिया है। स्वर्गीय ज्वालाएं शुरू में दुर्लभ होती हैं और केवल वे ही जो अथाह समय से अस्तित्व में हैं, संभावित रूप से आध्यात्मिक बुद्धि विकसित कर सकती हैं। आध्यात्मिक बुद्धि वाली एक स्वर्गीय ज्वाला खुद को इस तरह से नियंत्रित कर सकती है कि वह स्वर्गीय ज्वालाओं पर नियंत्रण करने की शक्ति को पार कर जाती है, जो स्वर्गीय अवस्था की आत्मा तक पहुंच चुकी है। जियाओयान ने मुट्ठी के आकार की छोटी काली बिल्ली को देखा। क्या यह अत्यंत दुर्लभ स्वर्गीय ज्वाला आत्मा हो सकती है? बिल्कुल नहीं, यह असली शून्यता भक्षण ज्वाला नहीं है और अभी अभी पैदा हुई है। शून्यता भक्षण ज्वाला वास्तव में बहुत लंबे समय से अस्तित्व में है, इसलिए इसका सार एक स्वर्गीय ज्वाला आत्मा होना आश्चर्यजनक नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि चूंकि यह शून्यता भक्षण ज्वाला की बीज ज्वाला है, इसलिए इसे अपनी कुछ आध्यात्मिक बुद्धि विरासत में मिली है? निस्संदेह, हालांकि ज्वालाओं का यह समूह एक स्वर्गीय ज्वाला आत्मा था, लेकिन इसकी आध्यात्मिक बुद्धि शायद एक नवजात बिल्ली के बच्चे की थी। जियाओयान क्रॉस लेग बैठ गया और धीरे से निहिलिटी भक्षण ज्वाला को अपनी गोद में रख लिया। एक नियमित स्वर्गीय ज्वाला के साथ उसे बस इसकी सार ज्वाला को अवशोषित करने, इसे स्वीकृति आत्मा में रखने और फिर सफल होने के लिए ज्वाला मंत्र के साथ इसे परिष्कृत करने की आवश्यकता होगी। हालांकि ये तथ्य कि इस छोटी सी चीज में आध्यात्मिक बुद्धि थी, उसके लिए थोड़ी चुनौती थी। अरे छोटे बच्चे, मेरी स्वीकृति आत्मा के अंदर सोने के लिए एक आरामदायक जगह खोजने के बारे में क्या ख्याल है? उसने इसे एक सौम्य तरीके से मनाने का प्रयास किया। बिल्ली के बच्चे के रूप में निहिलिटी भक्षण ज्वाला ने बस अपना कान खुजलाया और उसके शब्दों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। जियाओयान की आंखें सिकुड़ गईं और एक धूर्त मुस्कान निकली। अगर ऐसा ही होने वाला है तो मुझे दोष मत दो। यदि कोमल अनुनय काम नहीं आया तो वह रणनीति बदलने के लिए तैयार था। पहले शिष्टाचार, फिर कार्रवाई। बाद में उसने अपनी स्टोरेज रिंग से आईसी हॉट पिल्स और वेन प्रोटेक्टिंग पिल्स की एक बोतल निकाली, 2 गोलियां अपने मुंह में डालीं और बोतल को जमीन पर रख दिया ताकि अगर उसे और ज़रूरत पड़े तो वह ले सके। ये मेरिडियन प्रोटेक्शन पिल्स थीं जो स्वर्गीय ज्वाला को भस्म करने के लिए आवश्यक विभिन्न वस्तुओं के कम विकल्प के रूप में काम करती थीं। भले ही बीज ज्वाला स्पर्श करने पर गर्म महसूस हुई और उसके प्रति कोई दुर्भावना या प्रतिरोध नहीं था, लेकिन वह ये नहीं भूला था कि इसके जन्म में अंधेरे लपटों के कई अवशेषों का अवशोषण शामिल था। जब आईसी हॉट पिल उसके शरीर में प्रवेश करती है तो उसके गले से एक ठंडी सनसनी फैलती है जिससे वह थोड़ा कांप उठता है। इस ठंड ने उसके दिल में बढ़ती बेचैनी को जल्दी से पिघला दिया, ठीक वैसे ही जैसे धधकती आग के सामने बर्फ के टुकड़े पिघल जाते हैं। जियाओयान ने धीरे धीरे फ्लेम मंत्र प्रसारित किया, अपनी हथेली से पीले रंग की डुक्यूई की एक धारा जारी की जिसने निहिलिटी भक्षण करने वाली लौ को घेर लिया। जैसे ही फ्लेम मंत्र ने काम किया, निहिलिटी भक्षण करने वाली लौ काली लौ की एक धारा में बदल गई जो आसानी से उसके मेरिडियन के माध्यम से उसके क्यूई चक्रवात में प्रवेश कर गई और सहजता से स्वीकृति आत्मा में खींची गई, जहां इसे जल्दी से परिष्कृत किया गया और यहां तक कि उसकी आत्मा के निशान के साथ अंकित किया गया।
ये प्रक्रिया इतनी सहज थी कि जियाओयान खुद भी शायद ही इस पर विश्वास कर सके। शोधन इतनी जल्दी सफल हो गया, बिना किसी प्रतिरोध के। लेकिन अगले ही सेकंड में वह अवाक रह गया। एक म्याओ के साथ निहिलिटी भक्षण करने वाली लॉ अपने बिल्ली के बच्चे के रूप में बेपरवाही से स्वीकृति आत्मा से दूर चली गई और बड़ी शान से उसके शरीर से बाहर निकल गई। यह जियाओयान का मजाक उड़ाने के लिए अपनी पूंछ हिलाना भी नहीं भूली, मानो कह रही हो, क्या तुमने सच में सोचा था कि तुम्हारी छोटी सी स्वीकृति आत्मा इस भगवान को म्याओजेस्टी को बंदी बना सकती है? जियोयान ने शून्यता भक्षण ज्वाला की पहली क्षमता सीखी, शून्य और वास्तविकता के बीच यात्रा करने की स्वतंत्रता। म्याओ। शून्यता भक्षण ज्वाला जमीन पर गोलियों की एक बोतल के पास चली गई। अंदर गोल गोलियां देखकर उसने अपने पंजे से एक को बाहर निकाला और उसे चबाना शुरू कर दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। उसने अपने पंजे के एक झटके से सभी आइसी हॉट पिल्स को पकड़ लिया और उन्हें निगल लिया। ओहो, तुम्हें गोलियां खाना पसंद है न? जियोयान ने बची हुई नस की रक्षा करने वाली गोलियां अपने स्टोरेज रिंग में रख दी। उसकी आंखें एक बुरे चाचा की शरारती चमक से भर गईं। जियोयान चुपके से रोमांचित हो गया जब उसने देखा कि शून्यता भक्षण ज्वाला बीज गोलियां छीनने के लिए उसके स्टोरेज रिंग में नहीं घुसा। वास्तव में, भले ही शून्यता भक्षण ज्वाला स्वयं दूसरी रैंक वाली स्वर्गीय ज्वाला है, ये नवजात बीज ज्वाला अभी भी वास्तविक अस्थि द्रुतशीतन ज्वाला जितनी दुर्जय होने से बहुत दूर है और भंडारण वलय के पास जाने की हिम्मत नहीं करती है। साधारण स्वर्गीय ज्वालाओं में आध्यात्मिक बुद्धि का अभाव था, इसलिए सार ज्वाला को परिष्कृत करना ही पर्याप्त था। हालांकि आध्यात्मिक बुद्धि वाली स्वर्गीय ज्वालाओं को केवल उनकी सार ज्वाला को अवशोषित करके परिष्कृत नहीं किया जा सकता था। हालांकि सार ज्वाला को परिष्कृत करना स्वर्गीय ज्वाला को प्राप्त करने के बराबर था, लेकिन अगर स्वर्गीय ज्वाला में आध्यात्मिक बुद्धि होती और वह इधर उधर घूमती तो ये परेशानी का सबब बन सकता था। अब से मेरी बात सुनो और इधर उधर मत भटको। मैं वादा करता हूं कि तुम अच्छा जीवन जियोगे और सबसे बढ़िया और मसालेदार जीवन का आनंद लोगे। इसके बाद जियोयान ने रैंक 2 जादुई जानवर राक्षस कोर निकाला। कोर के भीतर विशाल ऊर्जा को महसूस करते हुए पहले से हिचकिचा रही शून्यता भक्षण ज्वाला अब और विरोध नहीं कर सकी और कोर को पकड़कर उसे कुतरना शुरू कर दिया। आखिरकार उसने पहले ही जियाओयान को अपना देखभाल करता मान लिया था, इसलिए दुखी होने का कोई मतलब नहीं था। अध्याय 54 ज्वाला मंत्र विकसित होता है, सफलता मिलती है। जियाओयान की भौं थोड़ी सिकुड़ गई जब उसने देखा कि निहिलिटी भक्षण करने वाली ज्वाला राक्षस कोर को ऐसे कुतर रही है जैसे कोई प्यारी बिल्ली का बच्चा सूखी मछली चबा रहा हो। उसने सोचा, हालांकि यह निहिलिटी भक्षण करने वाली ज्वाला वास्तव में एक स्वर्गीय ज्वाला है, लेकिन इसमें मौजूद ऊर्जा एक सच्ची स्वर्गीय ज्वाला से बहुत कम है। हालांकि ये ठीक इसी वजह से है कि मैं अपनी वर्तमान डू प्रैक्टिशनर शक्ति के साथ भी इसे आसानी से परिष्कृत कर सकता हूं। निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम को एक पूरे रैंक 2 मॉन्स्टर कोर को निगलते हुए और उसके पेट को एक छोटी गोल गेंद में फुलाते हुए देखकर इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह छोटा प्राणी अन्य स्वर्गीय लपटों की तरह ही विकसित हो सकता है। जैसा कि स्वर्गीय लॉ रैंकिंग में दर्ज है, ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम को आत्मा प्राप्त करने में 10 साल लगे, आकार लेने में 100 साल और कमल में बदलने में 1000 साल लगे। जब ये पूरी तरह से परिपक्व हो जाता तो इसका रंग हरे रंग की तरफ झुक जाता और कमल कोर हरे रंग की लपटों का एक समूह बना लेता जिसे ग्रीन लोड्स फ्लेम कहा जाता है। ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम के जन्म में 1000 साल लग गए। हालांकि निहिलिटी भक्षण ज्वाला बेहद अनोखी थी, जबकि अन्य स्वर्गीय ज्वालाओं को विशेष वातावरण की आवश्यकता होती थी और वे केवल स्वर्ग और पृथ्वी से सबसे शुद्ध और सबसे विशेष ऊर्जा को अवशोषित करके ही विकसित हो सकती थी। निहिलिटी भक्षण ज्वाला एक ब्लैक होल की तरह थी। ये भेदभाव नहीं करती थी और जो कुछ भी खा सकती थी उसे अवशोषित कर सकती थी। इसलिए निहिलिटी भक्षण ज्वाला की वृद्धि दर असाधारण रूप से तेज थी। शून्य जैसी किसी भी चीज से रहित जगह में भी निहिलिटी भक्षण ज्वाला अभी भी विकसित हो सकती थी। निहिलिटी भक्षण ज्वाला की बीज ज्वाला स्वाभाविक रूप से इस विशेषता को साझा करती थी। इसकी दूसरी विशेषता किसी भी चीज को भस्म करने और फिर उसे खुद को पोषित करने के लिए निहिलिटी ब्लैक फ्लेम में बदलने की क्षमता थी। जियाओयान को नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता था कि हुन कबीला निहिलिटी भक्षण ज्वाला का इस्तेमाल एक बड़ी योजना के हिस्से के रूप में कर रहा था। ठीक है छोटे, अब जियोयान ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने अपना पेट भर लिया है, अब काम पर लग जाओ। उसने अपनी उंगली बढ़ाकर शून्यता भक्षण ज्वाला को सहलाया। शून्यता भक्षण ज्वाला एक महान आलसी बिल्ली की तरह शून्य में कदम रखा और उसकी स्वीकृति आत्मा में प्रवेश किया। खाली स्थान को पार करने की क्षमता एक ऐसा कौशल है जिसे केवल एक डू पूर्वज ही हासिल कर सकता है, फिर भी यह नवजात शून्यता भक्षण ज्वाला बीज ज्वाला पहले से ही ऐसा कर सकती है। प्रतिभा नामक ये चीज गंभीर रूप से निराशाजनक हो सकती है। ये छोटी स्वर्गीय ज्वाला पहले से ही कुछ ऐसा करने में सक्षम थी जो केवल कुलीन डू पूर्वज ही कर सकते थे, जो वास्तव में भयानक था।
जियोयान ने अपने भटकते विचारों को रोक दिया और क्रॉस लेग बैठ गया क्योंकि उसने महसूस किया कि शून्यता भक्षण ज्वाला स्वीकृति आत्मा में प्रवेश करती है। शून्यता भक्षण ज्वाला वास्तव में परिष्कृत हो गई थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कदम अभी तक पूरा नहीं हुआ था। ज्वाला मंत्र का विकास। फ्लेम मंत्र का वर्तमान स्तर मुश्किल से हाई हुआन क्लास क्यूई विधियों में सबसे कमजोर स्तर तक पहुंचता है। हालांकि हुआन क्लास और जुवान क्लास के बीच का अंतर पिछले 3 स्तरों के योग से ज्यादा है। मुझे उम्मीद है कि निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम थोड़ी ताकत दे सकती है, और अगर यह जुबान क्लास तक पहुंच सकती है तो मैं भगवान का आभारी रहूंगा। जियाओ यान ने जल्दी से अपना ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे अपनी क्यूई विधि को प्रसारित करना शुरू कर दिया। फ्लेम मंत्र के संचालन के साथ क्यूई चक्रवात एक इंजन की तरह चालू हो गया। इस समय स्वीकृति आत्मा के अंदर निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम ने अपना आलसी व्यवहार त्याग दिया और एक क्रोधित काली बिल्ली की तरह हो गई। उसका फर खड़ा हो गया क्योंकि स्वीकृति आत्मा के भीतर से विस्फोटक तरीके से काली लौ की लपटें फूट पड़ीं। फ्लेम मंत्र के संचलन के तहत पीली क्यूई चक्रवात काली लौ की लपटों के साथ विलीन होने लगी। यहां तक कि क्यूई चक्रवात में मौजूद थोड़ी मात्रा में बोन चिलिंग फ्लेम भी इस समय विलीन होने लगी। ज्वाला मंत्र के मार्गों के माध्यम से साधना के एक पूरे चक्र के बाद सभी डुक्यूई लगभग पूरी तरह से एक में एकीकृत हो गए थे। मूल रूप से पीले रंग का डुक्यूई पूरी तरह से गहरे स्याही काले रंग में बदल गया था। इसके अलावा इस गहरे स्याही काले डुक्यूई की सतह पर बालों की तरह छोटी काली लपटें उठती हुई देखी जा सकती थीं। स्याही काला डुक्यू एक निम्न जुबान श्रेणी क्यू विधि। ज्वाला मंत्र सफलतापूर्वक विकसित हुआ था। केवल इतना ही नहीं, क्यू चक्रवात भी ज्वाला मंत्र के सफल विकास के साथ एक परिवर्तन से गुजरा। चाहे ये शून्यता भक्षण ज्वाला के कारण था या नहीं, क्यू चक्रवात अधिक से अधिक चिपचिपा होता गया जब तक कि यह अंततः एक तरल में बदल नहीं गया। क्यू चक्रवात ध्रुवीकरण। डू मास्टर क्षेत्र। जियाओ यान ने हाल ही में एक 9 सितारा डू प्रैक्टिशनर को तोड़ा था। उसने शुरू में सोचा था कि उसके क्यू चक्रवात में डू क्यू को तरल में संपीड़ित करने और डू मास्टर क्षेत्र में जाने में कुछ समय लगेगा। अप्रत्याशित रूप से जब शून्यता भक्षण ज्वाला की काली लपटें उसकी क्यू विधि के विकास के दौरान विलीन हुईं तो उन्होंने अनजाने में उसके लिए ये कदम पूरा कर लिया। क्यूई चक्रवात का संपीड़न भी निहिलिटी भक्षण ज्वाला द्वारा पूरा किया गया था, जिससे उसे सीधे डू मास्टर दायरे में प्रवेश करने की अनुमति मिली। जियाओ यान ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और एक काली लौ की झिलमिलाहट एक संक्षिप्त लेकिन ज्वलंत तरीके से उनके माध्यम से गुजरी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि अगर वह अब निहिलिटी भक्षण ज्वाला का उपयोग करना चाहता था तो वह अपनी इच्छा से ऐसा कर सकता था। हालांकि इस काली लौ की शक्ति एक सच्ची स्वर्गीय ज्वाला की तुलना में बहुत कम हो सकती है। फिर भी वह चिंतित नहीं था। निहिलिटी भक्षण ज्वाला बीज ज्वाला की वृद्धि दर एक सच्ची स्वर्गीय ज्वाला की तुलना में बहुत तेज थी और उसे विश्वास था कि समय दिया जाए तो वह निश्चित रूप से इसके विकास को बढ़ावा दे सकता है। हॉल ऑफ सोल्स में शामिल होने से मुझे न केवल निहिलिटी भक्षण ज्वाला की बीज ज्वाला और ज्वाला मंत्र का विकास मिला, बल्कि 2 चरण ऊपर भी मिले। यहां तक कि जियाओ यान भी इस बार अपने लाभ से चकित था। कम से कम जो कुछ उसने हासिल किया था उसके दृष्टिकोण से ये जुआ उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ। जोखिम और अवसर वास्तव में साथ साथ मौजूद थे। जियाओ यान ने अपनी हथेली खोली और एक विचार के साथ एक काली लौ की एक किरण फुफकार के साथ प्रकट हुई। असली आग को संघनित करना, ये कुछ ऐसा है जो केवल 4थे दर्जे का कीमियागर या डू स्पिरिट ही हासिल कर सकता है। जियाओ यान यह व्यक्त नहीं कर सका कि जब उसने अपने सामने काली लौ की यह गेंद देखी तो वह कितना रोमांचित था। हालांकि यह सिर्फ उधार की आग थी और वह 4थे दर्जे का कीमियागर होने से बहुत दूर था, यहाँ तक कि 3रे दर्जे का भी नहीं। वह अपने दिल में उत्साह को छिपा नहीं सका। अगर उसका सामना किसी दुश्मन से होता तो इस काली लौ को बाहर फेंकने से संभवतः प्रतिद्वंद्वी शून्य हो सकता था और उसके पीछे हड्डी भी नहीं बचती। एक धमाके के साथ जियाओ यान ने अपनी औषधीय कड़ाही निकालने में संकोच नहीं किया और अपनी भंडारण अंगूठी से 3रे दर्जे की औषधीय सामग्री का एक सेट निकाला। काली लपटों को कड़ाही में फेंकने और ईंधन के रूप में डुक्यूई से उसे भरने के बाद उसने औषधीय सामग्री डालना शुरू कर दिया, जबकि औषधीय कड़ाही में निहिलिटी ब्लैक फ्लेम को अपने नियंत्रण का पालन करते हुए देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि स्वर्गीय ज्वाला अनगिनत कीमियागरों का सबसे बड़ा सपना है। सामग्री को परिष्कृत करने की यह गति दोगुनी से भी अधिक है। भले ही ये केवल बीज ज्वाला थी जो जियोयान को अपनी आग दे रही थी, न कि उसका वास्तविक रूप, लेकिन सामग्री को परिष्कृत करने की गति ने उसे पहले ही चौंका दिया था। कुछ सामग्री जो पहले पिघल नहीं सकती थी अब काली लौ से राख में बदल गई थी। दुर्भाग्य से कीमिया में उसका प्रयास विफल हो गया। कारण सरल था, निहिलिटी भक्षण ज्वाला का उपयोग करते समय प्रक्रिया में तेजी तो आई, लेकिन इस त्वरित शोधन गति का मतलब ये भी था कि वह लय के साथ नहीं रह सका, जिससे कीमिया प्रक्रिया विफल हो गई। भले ही कीमिया का प्रयास विफल हो गया, लेकिन इस समय जियोयान के दिल में केवल एक ही चीज महसूस हुई, उत्साह। वह काप फ्लिप के साथ उछला, अपनी मुट्ठियां कसी और हवा में कुछ मुक्के मारे।
हवा की तेज आवाज़ ने रेखांकित किया कि उसकी ताकत पहले से कितनी बढ़ गई थी। डू मास्टर होना वास्तव में डू प्रैक्टिशनर होने से बहुत अलग है। जियाओ यान मदद नहीं कर सका, लेकिन उन डू मास्टर्स को याद किया जिन्हें उसने निचले दायरे में होने के बावजूद हराया था। ये सोचना कि इतनी शारीरिक ताकत के साथ वे फिर भी हार गए। वे बहुत कमज़ोर रहे होंगे। डू मास्टर दायरे में आगे बढ़ने के बाद उसके शरीर की हर हड्डी और मांस में घुसने वाली तरल ऊर्जा लगभग एक परिवर्तन की तरह थी, जो धीरे धीरे उसे मजबूत ताकत से भर रही थी। यही कारण था कि डू मास्टर्स डू क्यू क्लोक का उपयोग कर सकते थे। ऑक्टेन ब्लास्ट, फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी, ब्लैक फ्लेम क्लॉक। जियाओ यान ने संतुष्टि में सिर हिलाया क्योंकि उसने देखा कि उसके शरीर के चारों ओर सिकाडा पंखों की तरह पतली डू क्यू क्लॉक की एक परत दिखाई दी, जिस पर छोटी छोटी लपटें नाच रही थीं। आज से मैं एक सच्चा डू मास्टर हूँ। डू मास्टर बनने का मतलब था कि उसने आम रैंक को पीछे छोड़ दिया था। हालांकि डू मास्टर्स को अभी भी महाद्वीप पर अपेक्षाकृत निचले स्तर का माना जाता था, लेकिन वे निस्संदेह सबसे कम डू प्रैक्टिशनर्स की तुलना में बहुत अधिक दुर्जय और उच्च दर्जे के थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अभी भी युवा था। उसके पास और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए बहुत समय था। जियाओ यान ने सोल कमांड उठाया, जो तियान क्लास नहीं बल्कि लो डी क्लास रेटिंग का संकेत देता था। आखिरकार उसकी पिछली तियान क्लास रेटिंग एक तरह से पिछले दरवाजे से प्रवेश थी, जो हुनहुजी के साथ बेट ऑन समझौते का हिस्सा थी। उसने अपने होंठ चाटे। हालांकि उसे हुनहुजी से तियान क्लास रेटिंग इनाम मिला था, वह अपनी ताकत के दम पर डी क्लास तक पहुंच गया था। उसने जो सोल पॉइंट कमाए थे वे निश्चित रूप से बेकार नहीं जाने वाले थे। 11,060 बहुत सारे सोल पॉइंट हैं। मैं उन्हें किसी उपयोगी चीज़ के लिए एक्सचेंज कर सकता हूँ। अध्याय 55, अगली स्वर्गीय ज्वाला की खबर, आग का अंत। जियाओ यान आत्माओं के खजाने के हॉल में आगे नहीं बढ़ा। इसके बजाय वह सीधे परीक्षण से बाहर निकल गया। अब हाथ में आत्मा बिंदु होने के कारण वह पहले बाहर सामान की जांच कर सकता था कि क्या कुछ उपयुक्त है, और उसके बाद उन्हें आत्मा प्रशिक्षण विधि के लिए बदलने में बहुत देर नहीं होगी। सरसराहट की आवाज़ के साथ जियाओ यान ने पर्दा हटा दिया और अंधेरे मार्ग से बाहर निकल आया। उसने जीर्ण शीर्ण आत्मा बलिदान पुरानी दुकान के चारों ओर देखा, ऐसा महसूस करते हुए कि वह आखिरकार वास्तविक दुनिया में लौट आया है। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि तुम वापस आओगे। परिचित आवाज़ को पहचानते हुए जियाओ यान को पता चल गया कि यह हुन लाओगुई था। मैं वहाँ कितनी देर तक था? उसने पूछा। आत्मा पथ में समय की कोई अवधारणा नहीं थी, नहीं इसका ट्रैक रखने के लिए सूर्य और चंद्रमा का उदय और अस्त होना था। वह केवल इतना जानता था कि उसने वास्तव में अंदर काफ़ी समय बिताया था। जी 2 दिन से भी कम। जियाओ यान ने भौहें सिकुड़ी। ये कैसे संभव है? हालांकि मैंने सटीक गिनती नहीं रखी, लेकिन मैं कम से कम 4 दिनों तक वहाँ रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि आत्मा पथ में समय बाहर की तुलना में अलग तरीके से चलता है? हुन लाओगुई ने अपने बड़े पीले दांत दिखाए और मजाक उड़ाया। धीमे समय प्रवाह जैसे तुच्छ कार्य पर क्यों परेशान होना? स्वर्गीय मकबरे में समय का अंतर आत्मा पथ से भी अधिक लंबा है। स्वर्गीय मकबरा। जी, एक निश्चित स्तर की शक्ति प्राप्त करने के बाद आपको स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा। जियाओ यान ने जब यह हंसी सुनी जो भूत जैसी थी, तो वह टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं सका। क्या किसी ने कभी आपको बताया है कि आपकी हंसी बहुत अजीब है? हुन लाओगुई ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। सड़े हुए दांतों का एक मुंह दिखाते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारे हुन कबीले की परंपरा है। इसके अंदर के रहस्य कुछ ऐसे नहीं हैं जिन्हें तुम समझ सको। जियाओ यान सिर्फ अपने कंधे उचका सकता था। वह दूसरों के मामलों में बहुत ज्यादा दखल नहीं देना चाहता था, खासकर तब जब उसका उद्देश्य यहाँ खर्च करना था। वह पुरानी दुकान में कुछ अलमारियों के चारों ओर चला गया, वस्तुओं पर बारीकी से नज़र डाली और पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी इस पुरानी दुकान में बहुत कम वस्तुएं हैं? ये ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में सोल सैक्रिफाइस ओल्ड शॉप है। जब तक आपके पास सोल पॉइंट हैं, तब तक हॉल ऑफ सोल्स आपको कुछ भी हासिल करने में मदद कर सकता है, यहाँ तक कि पूरे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र को एकीकृत भी कर सकता है। इसके अलावा सोल सैक्रिफाइस ओल्ड शॉप ट्रेजर हॉल से जुड़ी हुई है। यदि आप ट्रेजर हॉल से आइटम के लिए एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ भी ऐसा कर सकते हैं। जियाओ यान की आंखें सिकुड़ गईं। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। सोल पॉइंट मूल रूप से हॉल ऑफ सोल्स की प्रचलित मुद्रा थी। कोई भी व्यक्ति हॉल ऑफ सोल्स के लोगों को तब तक कमांड कर सकता था जब तक वह लागत वहन कर सकता था। इसके अलावा हॉल ऑफ सोल्स का निश्चित रूप से ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में इस छोटी सी मात्रा से अधिक प्रभाव था। क्षेत्र के भीतर कई गुट संभवतः हॉल ऑफ सोल्स की छाया में थे, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत सोल सैक्रिफाइस ओल्ड शॉप के माध्यम से व्यापार की जा सकती थी। ऊपरी तौर पर यह केवल एक पुरानी दुकान थी, लेकिन वास्तव में ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के भीतर इस दुकान के रिश्तों का नेटवर्क शायद जटिल और जटिल था। शायद जियानान अकादमी में भी हॉल ऑफ सोल्स के नौकर थे। जियाओ यान ने एक आकस्मिक धमाके के साथ सोल कमांड को टेबल पर फेंक दिया और पूछा, मैं अब क्या खरीद सकता हूँ?
हुन लाओ गुई का मुरझाया हुआ हाथ इत्मीनान से सोल कमांड उठाया, सोल पॉइंट्स के स्तर और संख्या की जांच करने के लिए इसे 2 उंगलियों के बीच दबाया। जियाओ यान की ओर देखने के बाद उसने कहा, लोडी क्लास सोल पाथ में पहली प्रविष्टि पर इतना उच्च स्तर प्राप्त करना मेरे हुन कबीले में भी दुर्लभ है। जियाओ यान ने एक चमकदार धूप वाली मुस्कान बिखेरी और पूछा, क्या आपके पास यहाँ कोई स्वर्गीय लपटें हैं? हुन लाओ गुई ने अपना सिर हिलाया और कहा, स्वर्गीय लपटें दुर्लभ प्राकृतिक खजाने हैं। केवल जरूरतमंद लोग ही उन्हें खोजने के लिए प्रयास करेंगे। एक बार प्राप्त होने के बाद वे तुरंत इसे परिष्कृत करेंगे और कोई भी इसे कभी भी व्यापार करने पर विचार नहीं करेगा। जियाओ यान ने अंदर से आह भरी। स्वर्गीय लपटें वास्तव में बहुत दुर्लभ थीं। भले ही ब्लैक कॉनक क्षेत्र में किसी ने स्वर्गीय लपट प्राप्त की हो, वे इसे कभी भी व्यापार नहीं करेंगे। हालांकि मेरे पास स्वर्गीय लपटों के बारे में कुछ जानकारी है, हुन लाओ गुई ने सोल कमांड को नीचे रखते हुए कहा। जियाओ यान की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद पर मुस्कुराया। उसने अपने सभी सोल पॉइंट्स को ट्रेजर हॉल में खजाने के लिए एक्सचेंज क्यों नहीं किया, इसका कारण ठीक यही था कि उसे संदेह था कि वहां स्वर्गीय लपटों से संबंधित जानकारी होगी। ट्रेजर हॉल में मौजूद आइटम ज्यादातर निर्जीव वस्तुएं थीं, जैसे कि क्यूई विधियां, डू तकनीकें, मॉन्स्टर कोर, औषधीय गोलियां और हथियार। ये आइटम बस बैठे रह सकते थे और इंतजार कर सकते थे, लेकिन स्वर्गीय लॉ जैसी कोई जीवित चीज जो कभी भी बदल सकती थी, संभवतः ट्रेजर हॉल में नहीं मिल सकती थी। स्वर्गीय लपटों के बारे में जानकारी वही थी जिसकी उसे जरूरत थी। मैं 10,000 सोल पॉइंट्स के लिए क्या जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ? जियाओ यान ने एक पल के लिए गणना की। उसे स्पिरिट हॉट गैदरिंग सोल तकनीक के लिए एक्सचेंज करने के लिए 1,000 सोल पॉइंट्स को आरक्षित करने की जरूरत थी, जिससे उसके पास खर्च करने के लिए 10,000 सोल पॉइंट्स बच गए। मुझे जियानान अकादमी की आंतरिक अकादमी के भीतर एक स्वर्गीय ज्वाला के बारे में पता है। ये गिरे हुए हृदय की ज्वाला होनी चाहिए। 10,000 सोल पॉइंट्स के साथ आप वास्तव में इसे जब्त करने में आपकी सहायता के लिए 3 या 4 डू सम्राटों को नियुक्त कर सकते हैं। ये तथ्य कि जियानान अकादमी के पास एक स्वर्गीय ज्वाला थी, अब कोई रहस्य नहीं रह गया था। कई शक्तिशाली व्यक्तियों ने इसे देखा था, लेकिन अकादमी की ताकत के कारण उन्होंने किसी भी दुर्भावनापूर्ण इरादे को त्याग दिया था। हुन लाओ गुई ने जियाओ यान की ओर देखा, अच्छी तरह से जानते हुए कि वह जियानान अकादमी का छात्र था और जानबूझकर कह रहा था, हालांकि ब्लैक कॉनक क्षेत्र में अन्य लोग भी हैं जो गिरे हुए हृदय की ज्वाला पर नजर रख रहे हैं। जियाओ यान का दिल धड़क उठा। वह जियानान अकादमी में गिरे हुए हृदय की ज्वाला के बारे में जानता था, लेकिन इसकी 14वीं रैंक ने इसे परिष्कृत करने के लिए बहुत शक्तिशाली बना दिया था। उसने जो उम्मीद नहीं की थी वह ये थी कि अन्य लोग भी गिरे हुए हृदय की ज्वाला का दावा करने की साजिश रच रहे थे। कौन? हान फेंग, एक शीर्ष 6 स्तरीय कीमियागर। वह मेरे हॉल ऑफ सोल्स का सदस्य नहीं है, लेकिन उसके हमारे साथ कुछ संबंध हैं। मैं आपको उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने की सलाह नहीं देता। 10,000 सोल पॉइंट पर्याप्त नहीं है और जियानान अकादमी उतनी सरल नहीं है जितनी सतह पर दिखाई देती है। एक शीर्ष 6 स्तरीय कीमियागर पिलकिंग के रूप में जाने जाने वाले गुहे जियामा साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली कीमियागर थे। हालांकि गुहे भी एक 6 स्तरीय कीमियागर थे और जरूरी नहीं कि वे 6 स्तरीय के शिखर पर हों। एक शीर्ष 6 स्तरीय कीमियागर के साधन और शक्ति पूरे जियामा साम्राज्य को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त हो सकती है। जी, अगर आप वास्तव में एक स्वर्गीय ज्वाला चाहते हैं, तो आप हान फेंग के सिर पर इनाम रखने के लिए 10,000 सोल पॉइंट का उपयोग कर सकते हैं। हुन लाओ गुई अचानक हंसे। क्यों? सी हॉट फ्लेम उसके कब्जे में है। मेरे हुन कबीले के पास एक गुप्त तकनीक है जो आत्मा को अलग कर सकती है और स्वर्गीय ज्वाला को निकाल सकती है। सी हॉट फ्लेम स्वर्गीय ज्वाला रैंकिंग में 15वें स्थान पर है। विस्मयादिबोधक चिन्ह किंवदंती है कि यह स्वर्गीय ज्वाला समुद्र की गहराई में पैदा हुई थी, जो समुद्र के नीचे ज्वालामुखी विस्फोटों और समुद्र के अत्यधिक दबाव के बीच टकराव का एक उत्पाद है। सी हॉट फ्लेम एक गहरी नीली ज्वाला के रूप में प्रकट हुई जो अत्यधिक रहस्यमय लग रही थी। जैसे जैसे ज्वाला ऊपर उठती गई, ये धीरे धीरे साफ समुद्र के पानी की तरह फैलती गई, जिसमें पानी की लहरों जैसी कोमल लहरें थीं। ये स्वर्गीय ज्वाला पानी पर भी जल सकती थी और उसके संपर्क में आने पर फैल सकती थी, जो काफी चमत्कारी था। गिरे हुए हॉट फ्लेम को 14वें स्थान पर रखा गया था और सी हॉट फ्लेम को 15वें स्थान पर रखा गया था। भले ही जियाओ यान उनमें से किसी को भी प्राप्त करने में कामयाब हो जाए, लेकिन उसकी वर्तमान शारीरिक शक्ति को देखते हुए जलकर मरने की संभावना अधिक थी। तुम्हारे हॉल ऑफ सोल्स के तरीके वास्तव में बहुत बुरे हैं। स्वर्गीय ज्वाला को स्थानांतरित करने के लिए आत्मा को नंगा करना। जियाओ यान ने धीरे से अपना सिर हिलाया, सुझाव को अस्वीकार करते हुए। जी, दुष्ट। हम हॉल ऑफ सोल्स में अच्छे और बुरे के बीच अंतर नहीं करते हैं, केवल मजबूत और कमजोर के बीच अंतर करते हैं। यदि आप मजबूत हैं तो आप सही हैं। जियाओ यान ने पूछना जारी रखा, क्या कुछ और है? अधिमानतः एक कमजोर स्वर्गीय ज्वाला। वास्तव में है 10,000 जानवरों की ज्वाला। जियाओ यान ने अपने दिल में उत्साह को दबा लिया।
22वें स्थान पर 10,000 जानवरों की लॉ। ये स्वर्गीय लॉ उसकी वर्तमान डू मास्टर शक्ति के लिए एकदम सही थी। 22वें स्थान पर यह अंतिम से दूसरे स्थान पर थी। अगर यह भी काम नहीं करता तो उसे तब तक इंतजार करना पड़ता जब तक उसकी शक्ति थोड़ी और बढ़ न जाए। जियाओ यान ने शांत चेहरे से पूछा, ये कहाँ है? जी, बच्चे, इससे तुम्हें 16 पॉइंट्स की कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम्हारी ताकत के साथ तुम किसी भी समय उस स्थान पर मर सकते हो जहाँ 10,000 जानवरों की लौ रहती है। बस कहो, आत्माओं के हॉल से तुम लोग हमेशा झाड़ झंखाड़ में उलझे रहते हो। जियाओ यान ने उसे तिरछी नज़र से देखा। जब हुन लाओ गुई की उंगली सोल कमांड पर आत्मा बिंदुओं को निकालने के लिए चली गई तो जियाओ यान के दिमाग में एक आध्यात्मिक आवाज़ प्रसारित हुई। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला, अध्याय 56, जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला। जियाओ यान के दिमाग में एक आध्यात्मिक संदेश प्रसारित हुआ जिससे उसका चेहरा ऐसा हो गया कि उसे नहीं पता था कि रोना चाहिए या हंसना चाहिए। क्या आत्मा बलिदान पुरानी दुकान? ये स्पष्ट रूप से एक ज़बरदस्त घोटाला था, क्योंकि आध्यात्मिक संदेश में 10,000 जानवरों की लॉ के बारे में जानकारी तथ्यात्मक डेटा से ज़्यादा अटकलें थीं। इसमें कहा गया था कि 10,000 जानवरों की लॉ असंख्य जानवरों की जीवन शक्ति से भरी हुई भूमि में पैदा हुई थी, जो अनगिनत जानवरों की संयुक्त शक्ति से बनी थी और उनकी आत्माओं के साथ मिश्रित थी। इसका रंग 10,000 जानवरों के रंग जैसा था। इसे ऐसी लॉ के रूप में जाना जाता था जो सभी जानवरों की जीवन शक्ति और समृद्धि की रक्षा करती थी और उसे बढ़ावा देती थी। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला इस विवरण में पूरी तरह से फिट बैठती है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि 10,000 जानवरों की लॉ वहां पाई जा सकती है। जियाओ यान निश्चित रूप से जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला से परिचित था। वुटैन शहर जियामा साम्राज्य के प्रमुख शहरों में से एक बनने में कामयाब रहा था, क्योंकि यह जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के तल पर स्थित था। अन्यथा मिटीर नीलामी घर जैसा एक प्रमुख वाणिज्यिक घर वहां एक शाखा स्थापित करने पर विचार क्यों करेगा? जब वे जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करते थे तो वे कभी कभी औषधीय जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाली टीमों के साथ उनके सुरक्षा बल के हिस्से के रूप में शामिल हो जाते थे। 10,000 जानवरों की ज्वाला का जन्मस्थान वह स्थान था जहां असंख्य जानवरों की आत्माएं एकत्रित होती थीं। ये केवल जादुई जानवरों से घनी आबादी वाले क्षेत्रों में ही पैदा हो सकता था, जहां जादुई जानवरों की आत्माएं जो एक सुरक्षात्मक आत्मा के साथ मर गई थीं, धीरे धीरे एकत्रित हुईं और वर्षों में एकत्र हुईं। 10,000 जानवरों की ज्वाला तब असंख्य जादुई जानवरों की इच्छाओं के प्रभाव में पैदा हुई थी। इसलिए इसे वह ज्वाला कहा जाता था जो सभी जानवरों की जीवन शक्ति और समृद्धि की रक्षा और पोषण करती थी। इस स्वर्गीय ज्वाला के पास जादुई जानवरों द्वारा बसाई गई भूमि अत्यधिक समृद्ध थी और जादुई जानवर स्वयं बहुत शक्तिशाली हो रहे थे। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला पूरे जियामा साम्राज्य में फैली हुई थी और कई अन्य साम्राज्यों के क्षेत्रों को विभाजित करती थी। ये देखा जा सकता था कि जादुई जानवरों की इसकी आबादी भयानक रूप से विशाल थी। यदि कोई यह अनुमान लगाए कि 10,000 जानवरों की ज्वाला संभवतः कहाँ पैदा हो सकती है, तो जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला वास्तव में सबसे संभावित उम्मीदवार होगी। ये तर्क था, लेकिन आत्माओं के हॉल द्वारा प्रदान की गई जानकारी ने जियाओ यान को अंदर से शाप दिया। आखिरकार संभावित जन्म और वास्तविक जन्म दो पूरी तरह से अलग मामले थे। आध्यात्मिक संदेश में न केवल जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला का विस्तृत नक्शा था, बल्कि भाड़े के समूहों द्वारा प्रदान की गई कुछ संदिग्ध खुफिया जानकारी भी थी, जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने पर्वत श्रृंखला के भीतर मजबूत अग्नि गुण ऊर्जा उतार चढ़ाव को महसूस किया है। इस प्रकार यह अनुमान लगाया गया था कि 10,000 जानवरों की ज्वाला जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के भीतर पहले से ही पैदा हो चुकी थी। आध्यात्मिक संदेश में मानचित्र ने कई स्थानों को चिन्हित किया था जहां तीव्र अग्नि गुण ऊर्जा महसूस की गई थी। जैसा कि हुन लाओ गुई ने उल्लेख किया था, ये सभी स्थान मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला के भीतर गहरे थे। वहां रैंक 3 जादुई जानवर कुत्तों की तरह आम थे, रैंक 4 स्वतंत्र रूप से घूमते थे, रैंक 5 भी मौजूद थे और यहां तक कि रैंक 6 जादुई जानवर भी पाए जा सकते थे। एक स्टार डू मास्टर के रूप में जियोयान की वर्तमान ताकत के साथ उसे रैंक 2 जादुई जानवरों से निपटने में कोई समस्या नहीं हो सकती है, लेकिन अगर रैंक 3 जानवर समूहों में होते तो उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। क्या आप लोग थोड़े ज़्यादा लालची नहीं हो रहे हैं? ऐसी जानकारी के लिए 5,000 सोल पॉइंट चार्ज कर रहे हैं। इसके अलावा क्या ये जानकारी विश्वसनीय भी है? 5,000 सोल पॉइंट। उस राशि से एक मध्यवर्ती स्टार डू सम्राट को किसी कार्य के लिए नियुक्त किया जा सकता है। जी, स्वर्गीय ज्वाला के बारे में जानकारी इस कीमत के लायक है। यहाँ तक कि सबसे कमजोर स्वर्गीय ज्वाला भी 6ठी श्रेणी और उससे ऊपर के कीमियागरों को पागल कर सकती है। एक बार चाल चलने के लिए 7वीं श्रेणी की औषधीय गोली को एक कुलीन डू पूर्वज के लिए बदला जा सकता है, लेकिन इसे जरूरी नहीं कि स्वर्गीय ज्वाला के लिए बदला जाए। इस जवाब ने जियोयान को अवाक कर दिया। लेकिन जब सभी कार्ड दूसरे पक्ष द्वारा नियंत्रित थे तो वह क्या कर सकता था?
उसने हुन लाओ गुई को एक खाली नज़र से देखा और कहा, कोई बात नहीं, मुझे अभी भी एक हाई जुबान सोल ट्रेनिंग मेथड, स्पिरिट हॉट गैदरिंग सोल टेक्निक के लिए एक्सचेंज करना है और इन औषधीय अवयवों को जोड़ना है। जियाओ यान ने कागज़ का एक टुकड़ा निकाला और ब्लड लोड्स एसेंस पिल और आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन के लिए ज़रूरी सामग्री लिखी। आखिरकार वह इस बार सिर्फ सीड फ्लेम को परिष्कृत नहीं कर रहा था। एक सच्ची स्वर्गीय लॉ ऐसी चीज़ थी जिसे सिर्फ छठी श्रेणी का कीमियागर ही हासिल करने की हिम्मत कर सकता था। हुन लाओ गुई ने सामग्री की सूची पर नज़र डाली और बड़बड़ाया, क्या आपको लगता है कि यह जगह कबाड़खाना है? मेरे पास ये कबाड़ कैसे हो सकता है? हमारे पास 5वीं श्रेणी की औषधीय गोली के लिए कोई सामग्री नहीं है, लेकिन आप उन्हें ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में पा सकते हैं। आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन बोतल से नहीं बेचा जाता है, यह 1000 सोल पॉइंट प्रति बॉक्स है। जियाओ यान के माथे पर एक नस फड़क उठी। हॉल ऑफ सोल्स वाकई कुछ खास था, ऐसे लोगों को नीची नज़र से देखता हुआ। इसे बदल दो, उसने अपने दांत पीस लिए। अपमान, पैसे से अपमानित होना। अपने सामने आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन के क्यूबिक मीटर को देखते हुए उसने अनिच्छा से इसे स्वीकार कर लिया और तुरंत इसे अपने स्टोरेज में रख दिया। फिर वह इस काली दुकान को छोड़ने के लिए मुड़ा जो लोगों को नीची नज़र से देखती थी। जैसे ही जियाओ यान पुरानी दुकान से बाहर निकल रहा था, हुन लाओ गुई का एक आध्यात्मिक संदेश उसके कानों तक पहुंचा। यदि आपको स्वर्गीय ज्वाला की आवश्यकता है तो याओ कबीले और यान कबीले, उन दो डू भगवान कबीलों से सावधान रहें। जियाओ यान ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और आत्मा बलिदान पुरानी दुकान को देखने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन हुन लाओ गुई ने पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली थी जैसे कि वह सो गया हो। अन्य डू भगवान कबीले 10 दिन बाद जियाओ यान को जियानान अकादमी छोड़े हुए लगभग 2 सप्ताह हो चुके थे। आध्यात्मिक संदेश में दी गई जानकारी के अनुसार उसे वहां से मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में प्रवेश करने के लिए किंगशान टाउन नामक स्थान पर जाने की आवश्यकता थी। चिलचिलाती धूप और चिलचिलाती गर्मी ने धरती को चीर दिया और कठोर मिट्टी पर पैर रखने से पैरों के नीचे से गर्मी की लहर निकल रही थी, जिससे राहगीरों को बहुत पसीना आ रहा था और वे भयानक मौसम को कोस रहे थे। चौड़ी धूल भरी सड़क पर एक आदमी काले रंग के लबादे में और हुड पहने रेतीले इलाके से गुजर रहा था। ध्यान से देखने पर पता चला कि युवक अपनी पीठ पर एक बहुत बड़ा मोटा लोहे का रूलर लिए हुए था। रूलर में नुकीली नोक नहीं थी और ऐसा लग रहा था जैसे इसे अंत में साफ साफ आधा काट दिया गया हो, जिससे एक चिकना दर्पण जैसा क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा था। एक छोटी काली बिल्ली उस आदमी के कंधे पर लेटी हुई थी, अपनी जीभ बाहर निकाले हुए हाँफ रही थी, तेज धूप का सामना करने में असमर्थ थी। इस समय वह अभी भी सूरज को निगलने में सक्षम नहीं थी। माओ वो, क्या तुम ठंडक पाने के लिए कुछ धूप नहीं सोख सकते? जियाओ यान अपने काले लबादे में पूरी तरह से छिपा हुआ अपने कंधे पर बीज की लौ से शिकायत करने के लिए मुड़ा। म्याओ, माओ वू ने अपना बिल्ली जैसा सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि वह कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं था कि स्वर्गीय लपटें सर्वशक्तिमान थीं। शून्यता भक्षण ज्वाला की यह बीज ज्वाला एक बिल्ली जैसी थी, इसलिए इसका नाम माओ वू रखा गया। एक पेड़ के नीचे पहुंचकर जियाओ यान ने ठंडा होने के लिए अपना हुड उतार दिया और छाया में लेट गया। उसने अपनी भंडारण अंगूठी से बर्फ के पानी की एक बोतल निकाली और बड़े बड़े घूंटों में पीना शुरू कर दिया। अपनी डूक्यूई को बढ़ाने के लिए ज्वाला मंत्र की अपनी दैनिक साधना के अलावा उसने आत्मा हृदय एकत्रीकरण आत्मा तकनीक की साधना भी शुरू कर दी थी। इस आत्मा हृदय एकत्रीकरण आत्मा तकनीक की साधना करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। जियाओ यान क्रॉस लेग बैठा और थोड़ी देर के लिए तकनीक की साधना की। एक उच्च जुबान क्लास 2 तकनीक उसके लिए बहुत जटिल नहीं थी, लेकिन यह आत्मा प्रशिक्षण विधि के साथ उसका पहला सामना था। उसने धीरे धीरे आत्मा हृदय एकत्रीकरण आत्मा तकनीक को प्रसारित किया। उनकी आध्यात्मिक शक्ति ने हवा में तैरते हुए बचे हुए आत्मा कणों को महसूस किया और तकनीक के माध्यम से उन्होंने अपनी आत्मा को मजबूत करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ उन अवशेषों को पकड़ लिया। इस प्रक्रिया को आत्मा एकत्रीकरण कहा जाता था। अगर यह आत्मा रोग नहीं होता तो मुझे डर है कि शुरुआती प्रगति भी बहुत दूर होगी। उन्होंने जो काला लबादा पहना था वह केवल प्रकाश अवरोधक लबादा नहीं था, बल्कि आत्माओं के हॉल द्वारा प्रदान किया गया एक आत्मा रोब था। उन्हें लोडी क्लास में रेट किया गया था और उनका आत्मा रोब न केवल एक निश्चित स्तर की सुरक्षा प्रदान करता था, बल्कि यह उन्हें नश्वर अवस्था के साधकों की आध्यात्मिक धारणा से भी बचा सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोल रोब में एक निश्चित आत्मा एकत्रीकरण प्रभाव था, जिससे आत्मा प्रकाश कण उससे चिपक जाते थे, जिससे उसकी आत्मा प्रशिक्षण विधि की साधना में तेजी आती थी। शाम ढलने से पहले जियाओ यान आखिरकार किंगशान टाउन पहुंच गया, जिसे मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के निकट होने के कारण मैजिक बीस्ट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि कहावत है, पहाड़ पर रहने वाला व्यक्ति पहाड़ पर रहता है, किनारे पर रहने वाला व्यक्ति समुद्र पर रहता है। मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज पर निर्भर रहने वाले शहर में सबसे आम दृश्य स्वाभाविक रूप से भाड़े के सैनिकों के समूह थे।
ये युद्ध कठोर पुरुष झुंड में चलते थे, हाथ मिलाते थे और बिना रोक टोक चर्चा करते थे कि शहर की कौन सी महिलाएं सबसे अधिक आकर्षक थीं, कौन सी शराबखाने में सबसे तेज शराब परोसी जाती थी और कौन से जादुई जानवर सबसे अधिक क्रूर थे। दुर्भाग्य से जियाओ यान जिस स्वर्गीय ज्वाला की तलाश कर रहा था, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अध्याय 57, लिटिल फेरी डॉक्टर। क्या ये ब्लड लोड्स एसेंस है? जियाओ यान की तेज आंखों ने एक पारदर्शी काउंटर के दूर कोने में एक हल्के पीले रंग की ब्लॉक के आकार की वस्तु को देखा। वह केवल ये देखने के लिए किंगशान टाउन में औषधीय दुकान पर आया था कि क्या उसके अभ्यास के लिए कोई उपयुक्त जड़ी बूटियां हैं। उसने ब्लड लोड्स एसेंस पर ठोकर खाने की उम्मीद नहीं की थी, जो ब्लड लोड्स एसेंस गोली के मुख्य अवयवों में से एक है। ब्लड लोड्स एसेंस एक अत्यंत दुर्लभ, उच्च श्रेणी का औषधीय घटक था जो आमतौर पर निम्न श्रेणी के पीले कमल के सार के साथ बढ़ता था। दोनों दिखने में लगभग एक जैसे थे। अगर ये तथ्य न होता कि ब्लड लोड्स एसेंस स्वर्गीय लपटों को परिष्कृत करने के लिए ब्लड लोड्स एसेंस गोली के लिए आवश्यक मुख्य अवयवों में से एक था और गोली के नुस्खे में विभेदन की विधि का विस्तृत विवरण था, तो उसे दोनों के बीच अंतर करना मुश्किल लगता। कुछ देर बाद उसने अपने होंठ चाटे और बेपरवाही से काउंटर के पास पहुंचा। अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके उसने इधर उधर देखने का नाटक किया और गहरी आवाज में कहा, दुकानदार। दुकानदार ने जियाओयान के अहंकारी व्यवहार को देखकर जल्दी से पास आकर अपने हाथों को आपस में रगड़ा और मुस्कुराते हुए पूछा, युवा मालिक, आज मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जियाओयान ने दुकानदार को एक तिरस्कार भरी नज़र से देखा और एक अमीर कबीले के युवा मालिक की तरह घमंड से कहा, मेरे कबीले को औषधीय जड़ी बूटियों का एक बैच थोक में बेचना है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आपके यहाँ कोई अच्छी जड़ी बूटियाँ हैं। दुकानदार यह सुनकर मन ही मन खुश हुआ। दूसरे पक्ष के अमीर दिखने को देखकर वह उसे ठगने की योजना बनाने लगा। हे, युवा मालिक की नज़र वाकई अच्छी है। ये किंगशान टाउन की सबसे अच्छी औषधीय दुकान है। बेहिचक इधर उधर देखें, मैं आपको जो भी चाहिए उस पर छूट दूंगा। जियाओयान ने शांति से सिर हिलाया और कहा, मुझे ये दिखाओ। उसने काउंटर पर कई जड़ी बूटियों की ओर इशारा किया, जिसमें स्वाभाविक रूप से ब्लड लोड्स एसेंस भी शामिल था। फिर उसने जड़ी बूटियों को सूंघने और जांचने का नाटक किया, एक नौसिखिया अभिनय किया जिससे कई राहगीरों की हंसी निकल गई। दुकानदार, आपकी जड़ी बूटियां इतनी बढ़िया नहीं हैं। केवल ये पीला कमल सार ही ठीक है। युवा मास्टर वाकई समझदार हैं। किंगशान टाउन से हमारा पीला कमल सार बहुत बढ़िया है। चूंकि युवा मास्टर को ये पसंद है, भले ही यह आमतौर पर प्रति पाउंड 200 सोने के सिक्के हैं, मैं इसे सिर्फ आपके लिए 180 में दे दूंगा। आपको कितना चाहिए? दुकानदार की बातें सुनकर जियाओयान मन ही मन ठहाके लगाकर हंसा। दुकानदार को वाकई लगा कि वह वध के लिए सुअर है। पीले कमल के सार का बाजार मूल्य केवल 80 से 100 सोने के सिक्कों प्रति पाउंड के बीच था और दूसरे पक्ष ने इसे लगभग दोगुना कर दिया था। ठीक है, मैं आपके पास जो भी राशि है उसे ले लूंगा, मेरे लिए सब पैक कर दो। जियाओयान ने लगभग 1 दर्जन पाउंड पीले कमल के सार को लिया और दवा की दुकान से बाहर निकल गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को मूर्ख समझते हुए अपने दिल में एक दूसरे का मजाक उड़ाया। बहुत बुरा हुआ कि यह केवल एक टुकड़ा था। जियाओयान ने अपने द्वारा खरीदे गए पीले कमल के सार की जांच करने के लिए एकांत स्थान पाया। दुर्भाग्य से कीमती रक्त कमल सार का केवल एक टुकड़ा था, बाकी सिर्फ साधारण पीले कमल का सार था। वाह, क्या वह लिटिल फेरी डॉक्टर है? वह यहाँ क्यों है? जब जियाओयान मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज की ओर जाने की तैयारी कर रहा था तो उसने अचानक शहर में हलचल सुनी। वह बहुत सुंदर है। भगवान, इतनी पतली कमर, काश मैं इसे छू पाता। बेवकूफ़, क्या तुम मरना चाहते हो? किंगशान टाउन के आधे से ज्यादा भाड़े के सैनिकों का इलाज लिटिल फेरी डॉक्टर ने किया है। सावधान रहो, नहीं तो कोई तुम्हारी बात सुन सकता है और तुम्हारी जीभ काट सकता है। जियाओयान से थोड़ी दूरी पर 2 आदमी एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। जब उनमें से एक ने कुछ गंदे शब्द कहे तो उसके साथी ने उसे शांत भाषण देकर तुरंत रोक दिया। जियाओयान ने आश्चर्य में अपना सिर थोड़ा घुमाया, अपनी मजबूत आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके हंगामे के केंद्र को महसूस किया। वह केवल एक हल्के नीले रंग की पोशाक में एक महिला की आकृति को देख सकता था। भीड़ के तितर बितर होने के बाद ही वह उस महिला का चेहरा स्पष्ट रूप से देख सकता था जिसके चारों ओर हर कोई इकट्ठा था। युवा महिला ने जटिल पैटर्न और नाजुक बैंगनी लहजे से सजी एक हल्के नीले रंग की पोशाक पहनी थी। उसके मुस्कुराते चेहरे से उसकी हर हरकत में एक सौम्य और सुंदर आभा झलक रही थी, जबकि उसका ताज़ा और अलौकिक स्वभाव उसके आकर्षण को और बढ़ा रहा था। वह सबसे कोमल और नर्म स्वभाव वाली महिला थी जिसे जियाओयान ने कभी देखा था। उसके होठों की हर झलक और वक्रता अद्वितीय कोमलता से भरी हुई थी। अपनी मजबूत आध्यात्मिक शक्ति पर भरोसा करते हुए जियाओयान ने अपने आसपास की चर्चाओं को सुना। लिटिल फेरी डॉक्टर के नाम से जानी जाने वाली महिला किंगशान टाउन की सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक थी। कीमियागर दुर्लभ थे और शहरों में बीमारियों का इलाज करने वाले अधिकांश लोग चिकित्सक थे।
हालांकि वे चमत्कारी गोलियों को परिष्कृत नहीं कर सकते थे, फिर भी वे चोटों और बीमारियों के इलाज के लिए सरल औषधीय पाउडर तैयार करने में सक्षम थे। हजारों मेडिसिन हाउस जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में जा रहा है और एक गार्ड दस्ते की भर्ती कर रहा है। लिटिल फेरी डॉक्टर भी हमारे साथ आएगी। केवल 50 स्थान उपलब्ध हैं और आवेदकों को कम से कम 2 स्टार डू प्रैक्टिशनर होना चाहिए। जल्दी करो। सब लोग। जियाओ यान ने घोषणा करने वाले मोटे आदमी को देखा और आखिरकार हंगामे का कारण समझ गया। वुटेन शहर में अपने समय के दौरान उसने अक्सर देखा था कि जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाली टीमें सुरक्षा के लिए कर्मियों को काम पर रखने के लिए जियाओ कबीले में आती थीं। मैं शामिल हूँ, मैं शामिल हूँ। लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ। मैं इसे मुफ्त में करूँगा। मैं जाने के लिए पैसे दूंगा। एक के बाद एक मजबूत आदमी भेड़ियों के झुंड की तरह रजिस्ट्रार की ओर भागे। उनमें से कुछ ने तो भुगतान के बारे में पूछे बिना ही साइन अप कर लिया। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में टीम का पीछा करना भी कारगर हो सकता है। सावधान रहना बेहतर है। आखिरकार ये वुटेन शहर नहीं है, जियाओ यान ने सोचा। उसने अपना सोल रोब और हुड पहना, अपनी साधना को दबाने के लिए भारी जुबान शासक को अपनी पीठ पर लपेटा और पंजीकरण क्षेत्र की ओर चलते हुए अपने चेहरे को थोड़ा ढक लिया। एक आखिरी जगह बची है। रजिस्ट्रार ने चहल पहल भरी भीड़ की ओर खुशी से एक चर्मपत्र स्क्रॉल लहराया। मैं इसे ले लूंगा। रजिस्ट्रार के सामने जियाओ यान की थोड़ी जवानी भरी आवाज़ गूंजी। 15 या 16 साल के इस लड़के की आवाज़ सुनकर सभी ने उत्सुकता से जियाओ यान की ओर देखा। सोल रोब ने उसकी आंखों को आंशिक रूप से ही छिपाया था, जिससे उसका पूरा रूप दिखाई दे रहा था। उसकी गोरी त्वचा और युवा रूप को देखकर रजिस्ट्रार ने कुछ देर रुककर कहा, युवा लड़के, यह कोई खेल नहीं है। तुम्हें कम से कम 2 स्टार डू प्रैक्टिशनर होना चाहिए। छोटे भाई, घर जाओ और अपनी मम्मी से दूध मांगो। चले जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। मैं 2 स्टार डू प्रैक्टिशनर हूँ, मैं शामिल हो रहा हूँ। दोनों तरफ से एक एक कर 2 ताकतवर पुरुषों ने जियो यान को घेर लिया। उनमें से प्रत्येक उससे एक सिर लंबा था, जिससे वह विशेष रूप से छोटा लग रहा था। अफसोस, केवल मूर्ख ही दिखावे से न्याय कर सकता है। जियो यान के हाथ समुद्र से निकलते ड्रैगन की तरह बाहर निकले। प्रत्येक ने एक आदमी के कंधे को पकड़ा और उन्हें नीचे की ओर एक शक्तिशाली धक्का देकर जमीन पर दबा दिया। चाहे पुरुषों ने कितना भी संघर्ष किया हो, वे उन्हें नीचे दबाने वाले हाथों को हिला नहीं पाए। वाह, बहुत बढ़िया छोटे भाई, क्या अविश्वसनीय ताकत है। केवल खड़े लोग ही नहीं, बल्कि रजिस्ट्रार भी दंग रह गए। एक 2 स्टार डू प्रैक्टिशनर को दोनों हाथों से पकड़ना कितनी अविश्वसनीय शारीरिक ताकत। यहाँ तक कि लिटिल फेरी डॉक्टर ने भी देखा, ये जानने के लिए उत्सुक कि किंगशान टाउन में ऐसा युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति कब दिखाई दिया था। 16 या 17 साल की उम्र के किसी व्यक्ति के लिए ऐसा होना बहुत दुर्लभ था। किंगशान टाउन में डू प्रैक्टिशनर क्षेत्र में पहुंच गया। बुरा नहीं है, इतनी कम उम्र और पहले से ही इतनी मजबूत काया के साथ एक डू प्रैक्टिशनर। आखिरी जगह तुम्हारी है, छोटे भाई। इस अनजान नौजवान द्वारा आखिरी जगह छीने जाने को देखकर जो भाड़े के सैनिक इकट्ठे हुए थे, वे उदास होकर चले गए। वे जाते समय जियाओ यान पर कुछ अजीब निगाहें डालना नहीं भूले। ये लड़का लिटिल फेरी डॉक्टर की उम्र का ही लगता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे उससे प्यार हो गया हो और वह उसका रक्षक बनने आया हो? संभवतः लिटिल फेरी डॉक्टर की खूबसूरती पड़ोसी शहरों में भी मशहूर है। शायद वह पड़ोसी शहर के कबीले का एक युवा स्वामी है जो उसका पीछा करने के लिए यहाँ आया है। जियो यान इन टिप्पणियों को सुनकर केवल अपनी नाक छू सकता था। उसने समझाने की जहमत नहीं उठाई। आखिरकार वह आध्यात्मिक मानचित्र के आधार पर 10,000 जानवरों की लौ की खोज करने के लिए जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करते ही निकलने की योजना बना रहा था। वैसे भी इस लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ उसकी शायद कोई भागीदारी नहीं होगी। अध्याय 58। एक कंबाल। जंगल की शांति में जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाली बड़ी टीम चुपचाप नरम कदमों से आगे बढ़ रही थी। सभी पहरेदार पेड़ों के बीच छायादार क्षेत्रों को सतर्क निगाहों से देख रहे थे। उनके हाथों ने कमर पर लगे हथियारों को मजबूती से पकड़ रखा था, किसी भी अचानक स्थिति से निपटने के लिए तैयार। भाड़े के सैनिक जिन्होंने जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाली टीम को ले जाने की हिम्मत की, वे सिर्फ वे युवा नहीं थे जो लिटिल फेरी डॉक्टर की खूबसूरती से चकाचौंध हो गए थे। उनमें से ज्यादातर अनुभवी दिग्गज थे जो कई सालों तक मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में घूमते रहे थे और उनमें एक जरूरी समझ और सौहार्द था। वे एक दूसरे की आंखों में खतरे या सुरक्षा के संकेतों को नजरों के आदान प्रदान से ही पहचान सकते थे। जियाओ यान अपनी पीठ पर भारी जुबान रूलर के साथ आगे बढ़ रहा था। रूलर का अकल्पनीय वजन डू क्यूई को सील करने की इसकी विशेष क्षमता के साथ मिलकर उसे, जो डू मास्टर के दायरे में पहुंच गया था, हर कदम पर मेहनत से आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। हालांकि उसकी सांसें बहुत तेज नहीं थीं, लेकिन सुनने में मुश्किल लग रही थी। अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए उसने पलटकर टीम के बीच में खड़ी लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखा। टीम का मार्ग पूरी तरह से उस पर निर्भर था।
जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाली टीमों को ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें ज्ञान और गहरी नज़र की ज़रूरत थी। लिटिल फेरी डॉक्टर एक नाजुक सुंदरता की तरह लग रही थी क्योंकि उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपने माथे से पसीने की बूंदें धीरे से पोंछी थीं। उसके गाल थोड़े लाल हो गए थे और उसकी सांसें थोड़ी फूल रही थीं, एक ऐसा नज़ारा जो उसके आसपास के लोगों में आसानी से सुरक्षात्मक स्नेह की भावना पैदा कर सकता था। उसके साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद गार्ड दस्ते के एक युवक ने एक हल्की मुस्कान बिखेरी और हाथ हिलाते हुए चिल्लाया, वुल्फ हेड के लोगों, ध्यान दें। हम मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में प्रवेश करने वाले हैं। चलो इसे खराब न करें। समझ गए, युवा नेता। जियोयान ने यंग लीडर के नाम से मशहूर युवक की तरफ देखा और कुछ गार्डों की छाती से लटके हुए भेड़िए के सिर के बैज देखे। ये बैज वास्तव में वुल्फ हेड मर्सिनरी कंपनी का प्रतीक था, जो किंगशान टाउन की 3 प्रमुख भाड़े की कंपनियों में से एक थी। वह अपने आसपास के अन्य भाड़े के सैनिकों के मुंह से जानता था कि वुल्फ हेड मर्सिनरी कंपनी का युवा नेता मूली लंबे समय से लिटिल फेरी डॉक्टर का पीछा कर रहा था। खासकर हाल ही में उसके प्रयास और भी आक्रामक हो गए थे। जहां भी लिटिल फेरी डॉक्टर दिखाई देता, वह उसका पीछा करना सुनिश्चित करता। लानत है, वह सिर्फ इस तथ्य पर भरोसा कर रहा है कि उसके पिता वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के नेता हैं। क्या उसे वाकई लगता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर का दिल जीतने के लिए इतना ही काफ़ी है? बिल्कुल, लिटिल फेरी डॉक्टर ऐसे आम आदमी के प्यार में कभी नहीं पड़ सकती। जियाओयान ने कुछ भाड़े के सैनिकों की तीखी टिप्पणियां सुनी। उसने सिर्फ उन पर नज़र डाली, युवक और लिटिल फेरी डॉक्टर के बीच के रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के बाहरी इलाके अपेक्षाकृत शांत थे, क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से रैंक एक जादुई जानवरों का निवास था। इन जादुई जानवरों के समूहों के साथ कभी कभार होने वाली समस्याओं के अलावा ज़्यादातर स्थितियों में जियाओयान को कार्रवाई करने की भी ज़रूरत नहीं थी। एक खतरे से अनजान जादुई जानवर ने दहाड़ते हुए जियाओयान पर हमला किया। एक तरल गति में उसने एक तरफ कदम बढ़ाया और फिर एक शक्तिशाली किक मारने के लिए घूमा, जिसने सरपूंछ वाले तेंदुए को उड़ा दिया। जब जानवर अपने असफल हमले के बाद भाग गया, तो जियाओयान का उसका पीछा करने का कोई इरादा नहीं था। अगर वह चाहता, तो जादुई जानवर को कुचलने के लिए ऑक्टेन ब्लास्ट का इस्तेमाल कर सकता था उसी किक से। छोटे भाई, ये प्रभावशाली था। तुमने हमले को चकमा दिया और जादुई जानवर को भी लात मारकर भगा दिया। तस्क तस्क, इतनी कम उम्र में इतना मजबूत। उसका क्या होगा? हाँ, ये छोटा लड़का टीम में सबसे कम उम्र का 2 स्टार डू प्रैक्टिशनर होना चाहिए, है ना? उसकी ताकत वाकई अफवाहों जैसी ही है। यहाँ तक कि लिटिल फेरी डॉक्टर ने भी उसकी तरफ उत्सुकता भरी निगाह से देखा। इतने कम उम्र के किसी व्यक्ति के लिए रैंक एक जादुई जानवर के हमले को चकमा देना और यहाँ तक कि पलटवार करना प्रभावशाली था। कई 2 स्टार डू प्रैक्टिशनर जादुई जानवर से घबरा गए होंगे और घायल हो गए होंगे। जब मूली ने लिटिल फेरी डॉक्टर के उत्सुक भाव को देखा तो उसकी आंखों में दुश्मनी की झलक दिखाई दी। जियाओयान ने प्रशंसा, ईर्ष्या और जिज्ञासा के इन भावों के सामने एक हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसने ऐसी प्रशंसा पहले भी कई बार सुनी थी, यह उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। बिना किसी दिखावे या आत्मसंतुष्टि के वह बस टीम का पीछा करता रहा क्योंकि वे चुपचाप जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाले क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। सभी, हम जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाले क्षेत्र के करीब पहुंच रहे हैं। कृपया आराम करने के लिए थोड़ा समय लें। थोड़ी देर चलने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर की नर्म, तीखी आवाज़ अचानक शांत समूह में गूंज उठी। उसकी बातें सुनकर सभी भाड़े के सैनिकों ने एक साथ अपने कदम रोक दिए और सावधानी से अपने आसपास का निरीक्षण किया। एक गहरी सांस लेने के बाद जियाओयान क्रॉस लेग बैठ गया, अपने दिमाग को केंद्रित किया और स्पिरिट हॉट गैदरिंग सोल तकनीक की साधना शुरू कर दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी धारणा बदलने लगी और उसकी आध्यात्मिक शक्ति धागे में बदल गई जो हवा में तैरते हुए आत्मा प्रकाश कणों को पकड़ने लगी। जितना हम गहराई में जाते हैं, उतने ही अधिक आत्मा प्रकाश कण प्रतीत होते हैं। शायद मैं अपनी आध्यात्मिक स्थिति को बढ़ाने के लिए यहाँ मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में साधना कर सकता हूँ। जियाओयान ने महसूस किया कि जितने अधिक जादुई जानवर थे, उतने ही अधिक आत्मा प्रकाश कण दिखाई दिए। ये कण बहुत अच्छी तरह से 10,000 जानवर ज्वाला के जन्म से संबंधित हो सकते हैं। वह ऐसी जगह क्यों जा रही है? थोड़ी देर साधना करने के बाद जियाओयान ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और एक चट्टान की ओर देखने के लिए अपनी आंखें खोलीं। अपनी साधना के दौरान उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने अप्रत्याशित रूप से चट्टान से नीचे चलने वाली एक आकृति का पता लगाया था। जियाओयान ने एक चंचल मुस्कान प्रकट की, क्योंकि उसने सोचा, वह लड़की उतनी मासूम नहीं है जितनी दिखती है। जड़ी बूटी इकट्ठा करने की इस यात्रा में सिर्फ जड़ी बूटियां इकट्ठा करने से कहीं ज्यादा है ना? वह हंसा, धीरे से खड़ा हुआ और चुपके से सबकी नज़रों से दूर चला गया और घने जंगल में चट्टान की ओर खिसक गया। जल्द ही वह चट्टान पर पहुंच गया और उसके किनारे पर झुक गया और नीचे की आकृति को दिलचस्पी से देखने लगा। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, छोटी परी डॉक्टर, तुम ऐसी जगह पर क्या कर रही हो?
विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। चट्टान के नीचे खड़ी छोटी परी डॉक्टर स्पष्ट रूप से चौंक गई, क्योंकि उसका शरीर एक पल के लिए स्पष्ट रूप से कांप उठा। उसने अपनी आंखों में थोड़ी निंदा के साथ जियाओयान की ओर देखा और कहा, क्या तुम मुझे मौत से डराने की कोशिश कर रही हो? क्या होगा अगर मैं गिर गई होती? फिर उसने पास के एक पीले फूल की ओर इशारा किया, जिसमें लाल रंग के फल लगे हुए थे, जो आंशिक रूप से छिपे हुए थे, जिनसे एक हल्की औषधीय सुगंध आ रही थी। ये व्हाइट ऑर्किड फल है, एक उच्च श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटी जिसकी कीमत 4000 सोने के सिक्के हैं। जियाओयान ने मासूमियत से अपनी बड़ी आंखें झपकाईं और कहा, ओह, क्या ऐसा है? क्या आपको कोई मदद चाहिए? लिटिल फेरी डॉक्टर ने धीरे से व्हाइट ऑर्किड फल तोड़ा और उसे अपनी दवा की थैली में रख लिया। फिर जैद की तरह नाजुक हाथ उठाते हुए उसने पूछा, मम्मा क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? जियाओयान ने हल्की मुस्कान दी और उसके नाजुक हाथ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। अपने हाथ की हथेली पर एक गर्म कोमलता महसूस की। एक कोमल खींच के साथ उसने उसे एक सहज गति से चट्टान पर उठा लिया। धन्यवाद। उसके पैरों ने धीरे से जमीन को छुआ। लिटिल फेरी डॉक्टर ने फुसफुसाते हुए धन्यवाद कहा और जल्दी से अपना हाथ उसकी पकड़ से हटा लिया। उनके गालों पर शर्मीली लाली फैल गई, जो उनके बीच शारीरिक संपर्क से शर्मिंदा लग रही थी। वापस जाने का समय हो गया है, मैं यहाँ कुछ समय से बाहर हूँ, उसने कहा। जियाओयान ने अपनी आत्मविश्वास भरी मुस्कान बनाए रखी और सिर हिलाया। लिटिल फेरी डॉक्टर के एक कदम आगे बढ़ने के बाद वह बगल की ओर मुड़ा और चट्टान के नीचे झांका। वह स्थान जो अभी अभी उसके द्वारा छिपाया गया था, ये देखना चाहता था कि नीचे वास्तव में क्या है। अचानक लिटिल फेरी डॉक्टर की निगाहें सख्त हो गईं और वह जल्दी से घूमी और अपने दाहिने हाथ से उसकी दिशा में मुट्ठी भर सफ़ेद पाउडर छिड़का। छिपकर हमला करने की कोशिश कर रहे हो, लिटिल फेरी डॉक्टर? इस अचानक हमले के सामने जियाओयान ने न तो आश्चर्य दिखाया और न ही घबराहट, केवल एक ठंडी मुस्कान। अचानक हवा में एक काली लौ दिखाई दी, जो एक छोटे से ब्लैक होल की तरह सारे सफ़ेद पाउडर को सोख रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियाओयान ने तेजी से अपना हाथ बढ़ाया और उसकी कलाई पकड़ ली, बिना किसी कोमलता के उसके दाहिने हाथ को उसकी पीठ के पीछे घुमाते हुए। ये दर्द कर रहा है, ये दर्द होना ही चाहिए। जियाओयान लिटिल फेरी डॉक्टर की सहानुभूति पाने की कोशिश में नहीं फंसा। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम एक हाथ वाली परी बनकर नहीं रहना चाहती तो सारी बातें बता दो और मुझे बताओ कि इस चट्टान के नीचे क्या है। लिटिल फेरी डॉक्टर ने उसे घूरते हुए गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत है। अगर मेरा एक भी बाल गिर गया तो 1000 दवाई मंडप और सभी भाड़े के सैनिक तुम्हें जाने नहीं देंगे। जियाओयान ने जोर से हंसते हुए बहुत आसानी से अपने बालों का एक कतरा बाहर निकाला। मुझे लगता है कि मैं वाकई हिम्मत रखती हूँ। अध्याय 59, गुफा में खजाने की खोज। जियाओयान के अपने विचार थे। किंगशान टाउन महज एक छोटा शहर था, इसकी कुल ताकत वुटैन सिटी के आसपास भी नहीं थी। वह कौन था? वुटैन सिटी के सबसे बड़े कबीले, जियाओ कबीले का छोटा कबीला नेता, जियानान अकादमी का प्रथम वर्ष का प्रतिभाशाली व्यक्ति, आत्माओं के हॉल का एक निम्न डी क्लास आत्मा दूत। क्या वह खुद को धमकी देने देगा? असंभव, बिल्कुल असंभव। जब लिटिल फेरी डॉक्टर ने महसूस किया कि जियाओयान ने उसके बालों का एक कतरा खींच लिया है, तो वह इतनी क्रोधित हो गई कि उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। तुम किस तरह के आदमी हो? वास्तव में एक लड़की के बाल खींच रहे हो? बस तुम रुको। काली लपटों ने बालों के उस कतरे को एक तेज आवाज के साथ तुरंत जलाकर राख कर दिया। जियाओयान ने शांत भाव से धमकी दी, इंतजार मत करो। अगर तुम किसी के आने का इंतजार करते हुए समय बिताना चाहती हो तो मैं अभी तुम्हारे कपड़े जलाकर राख कर दूंगा और देखूंगा कि तुम फिर कैसे मदद के लिए पुकारती हो। उसकी उंगलियों पर काली लपटें नाच रही थीं, जो उसके स्कर्ट के हल्के नीले रंग के हेम को जलाकर राख कर देने के लिए तैयार लग रही थीं। जैसे ही उसने असहमति का एक भी शब्द बोला, तुम बेशर्म हो, नीच, एक जानवर। हाँ, तुम जो कुछ भी कहती हो वह सही है। अब मुझे बताओ, चट्टान के नीचे ऐसा क्या है जो औषधीय सामग्री इकट्ठा करने के बहाने तुम्हें इतनी दूर आने के लायक बनाता है? जियाओयान के स्वर में ठंडी उदासीनता थी, जो उसके आक्रोश को पूरी तरह से अनदेखा कर रही थी। लिटिल फेरी डॉक्टर केवल आह भर सकती थी जब उसने देखा कि जियाओयान पूरी तरह से अडिग थी। अंत में और अधिक समय तक टिके रहने में असमर्थ, उसके पास अनिच्छा से आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जाओ, मैं तुम्हारे साथ नीचे की चीजें साझा कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये 50-50 है। यदि तुम इससे सब हड़पने की कोशिश करोगे तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुमसे मौत तक लड़ूंगा। चिंता मत करो, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ। जियाओयान ने हल्के से मुस्कुराया और अपना संयम ढीला कर दिया। अपनी वर्तमान ताकत के साथ शून्यता भक्षण ज्वाला के साथ लिटिल फेरी डॉक्टर के पास विरोध करने का बिल्कुल भी मौका नहीं था। नीचे एक गुफा है, संभवतः किसी शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा छोड़े गए अवशेष।
दोनों चट्टान के पास पहुंचे, उनकी आंखें एक साथ एक अजीबोगरीब चट्टान पर पड़ीं, और सच में एक जेट ब्लैक गुफा वनस्पति से छिपी हुई थी। वास्तव में एक गुफा है। लिटिल फेरी डॉक्टर ने लबादा पहने जियाओयान पर नजर डाली और पूछा, तुमने ये काला लबादा क्यों पहना है? क्या तुम इस तरह से रास्ता साफ देख भी सकते हो? ये सुनकर जियाओयान ने भी अपने सोल रोब को अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया, जिससे उसका रूप रंग बहुत सुंदर दिखाई देने लगा। हालांकि जियाओ कबीले के छोटे कबीले के मुखिया के रूप में वह बहुत सुंदर नहीं था, लेकिन उसे विशेषाधिकार प्राप्त पद पर पाला गया था और स्वाभाविक रूप से उसके पास एक अलग आभा थी। छोटी परी डॉक्टर भी थोड़ा चौंक गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जियाओयान, ये घृणित खलनायक, इतना सुंदर होगा। घूरना बंद करो। अगर तुम्हारा मन भर गया है तो चलो नीचे चलते हैं और गुफा की जांच करते हैं। छोटी परी डॉक्टर ने अपना सिर हिलाने से पहले जियाओयान को एक तिरस्कार भरी नज़र से देखा। हम कुछ समय के लिए बाहर गए थे। अगर हम जल्दी वापस नहीं लौटे तो उस आदमी म्यूली को कुछ संदेह होने लगेगा। हमारी जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाली टीम मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में रात बिताएगी। चलो आज रात वापस आते हैं। जियाओयान ने अपनी भौहें सिकुड़ीं। हालांकि वह किसी म्यूली या वुल्फहेड मर्सेनरी कंपनी से नहीं डरता था, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसे लगा कि उसे वाकई कम प्रोफाइल रखना चाहिए और उसने उसका सुझाव मान लिया। अगर लिटिल फेरी डॉक्टर वापस लौट आए और भाड़े के सैनिकों ने उस पर हमला कर दिया तो उसके पास क्रूर उपायों का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। लिटिल फेरी डॉक्टर को स्वाभाविक रूप से उन विचारों की झड़ी का अंदाजा नहीं था जो उस संक्षिप्त क्षण में जियाओयान के दिमाग में आए थे। उसने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारा नाम? जियाओयान। ... रात के गहरे सन्नाटे में यह महसूस करने के बाद कि लिटिल फेरी डॉक्टर चुपके से अपने तंबू से निकल गई है, जियाओयान ने अपना सोल रोब पहना और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ये कहना ही होगा कि यह सोल रोब रात में चुपके से घूमने के लिए वास्तव में एकदम सही था। लिटिल फेरी डॉक्टर को एक तंग काले रंग की पोशाक पहने हुए देखकर जो उसके फिगर को उभार रही थी, जियाओयान ने हंसते हुए टिप्पणी की, काला यह आपको भी बहुत सूट करता है। हे धन्यवाद। लिटिल फेरी डॉक्टर ने स्वचालित रूप से जियाओयान के इशारे को नज़रअंदाज कर दिया। हम नीचे कैसे उतरें? छोटी परी डॉक्टर ने एक रस्सी निकाली और उसे लहराते हुए कहा, और कैसे? हम इस रस्सी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ, तुम पहले नीचे जाओ और इलाके का पता लगाओ। जियाओयान ने रस्सी ली, छोटी परी डॉक्टर की तरफ देखा जो अब एक सौम्य, उम्मीद भरी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रही थी, और कहा, मैं नहीं उतरना चाहती, मुझे डर है कि कोई रस्सी काट सकता है। तुम, ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरों को अपने मानकों से मत आंको। छोटी परी डॉक्टर ने अपराधबोध की झलक के साथ दूसरी तरफ देखा। उसने वास्तव में पहले भी ऐसे विचार रखे थे। छोटी परी डॉक्टर के चेहरे पर दोषी भाव देखकर जियाओयान ने रस्सी का एक सिरा पास के एक बड़े पेड़ की ओर फेंका और उसे तेजी से बांध दिया। फिर उसने अपनी बाईं बांह उसकी पतली कमर के चारों ओर लपेटी और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। पतली कमर को धीरे से पकड़े जाने के एहसास ने उसे अनजाने में अपने दिल में उसकी तुलना जुनैर से कर दी। बदमाश, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? कसकर पकड़ो। लिटिल फेरी डॉक्टर के स्तब्ध भाव के तहत जियाओयान ने अपने दाहिने हाथ से रस्सी पकड़ी और अपने पैरों के एक धक्का के साथ सीधे चट्टान से कूद गया। बिना किसी सुरक्षा सावधानियों के इस तरह के एड्रेनालाइन पंपिंग बंजी जंप का अनुभव लिटिल डॉक्टर ने पहले कभी नहीं किया था। वह अचानक जियाओयान की छाती में सिर के बल गिर गई, नीचे देखने से भी डर गई। अगर वे गिर गए तो निस्संदेह वे लुगदी में बदल जाएंगे। जियाओयान के दाहिने हाथ ने रस्सी को कसकर पकड़ लिया, सरसराहट की आवाज़ के बीच उनके उतरने की गति को नियंत्रित किया। थोड़ी देर में उसने रस्सी को पकड़ लिया और चट्टान से आधी नीचे एक गुफा में उतर गया। लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर देखते हुए, जो अभी भी उससे चिपके हुए थे, उन्होंने चिढ़ाते हुए कहा, अगर तुम इसी तरह से पकड़ते रहे तो जल्द ही दिन निकल जाएगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। चौंक गए लिटिल फेरी डॉक्टर ने चारों ओर देखा और फिर जियाओयान की ओर देखा, जिसने ऐसा अभिनय किया जैसे कुछ हुआ ही न हो, और आश्चर्य में चिल्लाया, तुम्हारे हाथ स्टील से बने हैं। जियाओयान ने जब उसकी बातें सुनी तो वह हंसे बिना नहीं रह सका। ऑक्टेन ब्लास्ट में महारत हासिल करने वाले व्यक्ति के लिए यह बच्चों का खेल था। ऑक्टेन ब्लास्ट के कठोर प्रशिक्षण ने उसके शरीर को स्टील की तरह कठोर बना दिया था। अन्यथा अपने विरोधियों को मारने के बजाय वह पहले अपने हाथों को तोड़ देता। लिटिल फेरी डॉक्टर की नज़र में वह पहले से ही एक मानव जैसा जादुई जानवर जैसा था। जियाओयान ने सरसराहट की आवाज़ के साथ अपने स्टोरेज रिंग से एक मशाल निकाली। निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम में एक कमी थी, ये सारी रोशनी को सोख लेती थी, जिससे ये प्रकाश स्रोत के रूप में बेकार हो जाती थी। फुफकार। अचानक गुफा से सांप की चहचहाहट की आवाज़ गूंजी, जहां एक विशाल क्लिफ स्नैक कुंडलित था। यह शातिर त्रिकोणीय आंखों की एक जोड़ी से जियाओयान और लिटिल फेरी डॉक्टर को घूर रहा था। एक क्लिफ स्नैक? हम क्या करने जा रहे हैं? यह एक शीर्ष रैंक एक जादुई जानवर है जिसे संभालने के लिए आमतौर पर कई डू प्रैक्टिशनर की आवश्यकता होती है।
लिटिल फेरी डॉक्टर का नाजुक शरीर थोड़ा कांप उठा। उसने इस तरह के जादुई जानवर के बारे में सुना था, इसके साथ हर मुठभेड़ में कई भाड़े के सैनिकों की मौत हो गई थी, जिससे यह एक विशेष रूप से दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बन गया था। जियाओयान ने बेपरवाही से कंधे उचकाए और कहा, हम इससे एक ठंडा पकवान बनाने के अलावा और क्या कर सकते हैं। जैसे ही उसने कहा, क्लिफ स्नैक, जैसे कि उसके शब्दों को समझ गया हो, गुस्से से फुफकारा और अपने खुले मुंह से उस पर झपटा। उसके नुकीले नुकीले दांत एक भयावह चमक के साथ चमक रहे थे, जैसे कि वह उसे पूरा निगलना चाहता था। जियाओयान ने अपने दाहिने हाथ को लिटिल फेरी डॉक्टर की पतली कमर के चारों ओर लपेटा और जैसे कि नाच रहा हो, बाल बाल हमले से बच गया। उसके बाद उसने एक कोमल झटके के साथ अधिकतम प्रभाव के लिए न्यूनतम बल का उपयोग करने के सिद्धांत को लागू किया और क्लिफ स्नैक को चट्टान से नीचे धकेल दिया। ये हरकत तरल और निर्बाध थी, एक सहज गति में निष्पादित की गई। अपनी आस्तीन की एक लहर के साथ एक सांप की जान चली गई। लिटिल फेरी डॉक्टर अभी भी सदमे से उबर नहीं पाई थी, और वह ये भी भूल गई थी कि जियाओयान ने उसकी कमर पर हाथ रखा हुआ था। तुम इतनी अच्छी तरह से कैसे बच सकती हो? जियाओयान ने धीरे से उसकी कमर पर चुटकी काटी। वह चौंकी हुई बिल्ली के बच्चे की तरह उछल पड़ी और उसे घूरने लगी। इतने सारे सवाल पूछना बंद करो, चलो अंदर चलते हैं। जियाओयान मुस्कुराए और गुफा में आगे बढ़ गई। लिटिल फेरी डॉक्टर एक पल के लिए झिझकी और उसने गुफा के काले काले अंदरूनी हिस्से को देखा। फिर अपने पैरों को पटकते हुए और अपने दांत पीसते हुए वह पीछे चली गई। गुफा बहुत गहरी थी और चारों ओर हल्की ठंडक फैल रही थी। शांत मार्ग में केवल दोनों के फीके कदमों की आवाज़ सुनी जा सकती थी। उसके आसपास के अंधेरे माहौल ने लिटिल फेरी डॉक्टर को अनजाने में अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसने धीरे धीरे आगे चल रहे जियाओयान को देखा, थोड़ा झिझकी, फिर उसके पीछे पीछे चलने के लिए अपनी गति बढ़ा दी। इस तरह के माहौल में उसके सामने वाला युवक ही उसे थोड़ी ज्यादा सुरक्षा का एहसास दिला सकता था। जैसे ही वह वास्तव में इस खामोश अंधेरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी जो लोगों को पागल कर सकता था, उसके सामने वाला युवक अचानक अपनी जगह पर रुक गया। एक चीख के साथ उसका शरीर समय पर रुकने में विफल रहा। वह जियाओयान की पीठ से टकरा गई, गति के कारण वह उससे चिपक गई। इस नज़दीकी संपर्क ने उसके सुंदर चेहरे को लाल कर दिया और उसने एक तेज कदम पीछे लिया और झुंझलाहट में कहा, तुम क्या कर रहे हो? रास्ता खत्म हो गया है। अध्याय 60, एक जहर मास्टर के अवशेष। लिटिल फेरी डॉक्टर ने ये सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं और जियाओयान के पास से आगे बढ़ने के बाद उसने देखा कि एक मोटा पत्थर का दरवाज़ा उनके रास्ते को रोक रहा है। ये वही होगा। इस दरवाजे के पीछे का कमरा संभवतः शक्तिशाली व्यक्ति का है। लिटिल फेरी डॉक्टर ने पत्थर के दरवाजे पर अपना हाथ फिराते हुए गहरी आवाज में कहा। जियाओयान ने पत्थर के दरवाजे को धीरे से थपथपाया, ये देखते हुए कि यह बहुत कठोर नहीं था। एक डू मास्टर इसे बलपूर्वक तोड़ने में सक्षम होना चाहिए। ऑक्टेन बर्स्ट का उपयोग करके पत्थर के दरवाजे को तोड़ना चाहिए। जियाओयान ने अपना मुंह खोला और कुछ गणना करने के बाद पूछा, क्या हमें इसे बलपूर्वक खोलना चाहिए? लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपने होठों को सिकोड़ा और जियाओयान को एक तरफ से देखा। हमेशा क्रूर बल का सहारा लेते हैं। क्या होगा अगर कब्र में एक आत्मा विनाश तंत्र है जो मजबूत कंपन पर सक्रिय होता है? उसने पत्थर के दरवाजे पर धीरे से थपथपाया और एक छिपी हुई कुंडी पाई। इसे सावधानी से घुमाने के बाद एक चरमराहट की आवाज़ धीरे धीरे गुफा में गूंजने लगी। जियाओयान ने लिटिल फेरी डॉक्टर को थोड़ा आश्चर्य से देखा और उसे अंगूठा दिखाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह न केवल चिकित्सा में कुशल थी बल्कि तंत्र में हेरफेर करना भी जानती थी। ये कुछ खास नहीं है, बस साथ चलो। जियाओयान जी। TLN जियाओयान जी एक उपनाम है, यहाँ जियाओ का अर्थ है छोटा। वे दोनों एक दूसरे के पीछे पीछे गुफा में चले गए और अंदर असंख्य छोटे विशेष रत्नों से एक हल्की चमक निकल रही थी। पत्थर के दरवाजे के पीछे एक विशाल पत्थर का कमरा था जिसके बीच में एक बड़ी पत्थर की कुर्सी थी जिस पर एक कंकाल बैठा था। कुर्सी के सामने एक काफी चौड़ी और लंबी ब्लूस्टोन टेबल रखी हुई थी। उस पर 3 बंद पत्थर के कंटेनर बड़े करीने से रखे हुए थे। इनके अलावा सोने और चांदी के खजानों के बड़े ढेर आसपास देखे जा सकते थे जिनकी कीमत लगभग सैकड़ों हजारों सोने के सिक्कों के बराबर थी। हालांकि जियाओयान और लिटिल फेरी डॉक्टर का ध्यान वास्तव में इन वस्तुओं पर नहीं बल्कि उनके पीछे जड़ी बूटियों के बगीचे पर गया जो सभी प्रकार की कीमती औषधीय जड़ी बूटियों और विदेशी फूलों से भरा हुआ था। लिटिल फेरी डॉक्टर और जियाओयान जल्दी से बगीचे में चले गए। पूर्व ने कहा, लाल सितारा घास, आकाशीय हाथी, 9 पत्ती फूल, ट्रिपल संयुक्त बांस। यहाँ कई उच्च श्रेणी की जड़ी बूटियां हैं। क्या ये किसी की मियागर की कब्र हो सकती है? उसकी सुंदर आंखें विस्मय में चौड़ी हो गईं क्योंकि दुर्लभ और मायावी उच्च श्रेणी की औषधीय सामग्रियों का प्रतिनिधित्व करने वाले नाम उसके गुलाबी होंठों से निकल रहे थे। जियाओयान ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाया और अपना सिर हिलाया। यह एक चिकित्सक या जहर मास्टर की कब्र लगती है, यहाँ कोई गोलियां नहीं हैं।
आमतौर पर एक कीमियागर के पास गोलियां और नुस्खे होते हैं। उसने औषधीय उद्यान के बीच में अजीब जड़ी बूटी को देखा और कहा, मुझे यह हाई स्पिरिट ब्लेजिंग ग्रास चाहिए और आप 2/3 अन्य जड़ी बूटियां ले सकते हैं। ये सुनने के बाद ही लिटिल फेरी डॉक्टर का चेहरा थोड़ा नर्म हुआ। उसने हल्के से सिर हिलाया और सबसे कीमती आई स्पिरिट ब्लेजिंग ग्रास जियाओ यान को दे दी। फिर डाकुओं की तरह वे जड़ी बूटियों के लिए हाथापाई करने लगे। जो भी उनके हाथ में सबसे पहले आया उसे हथिया लिया। अरे, मैंने उसे सबसे पहले देखा। जो खोजता है वही रखता है। क्या तुम आदमी भी हो? जियाओ यान ने जल्दी से जड़ी बूटियों का अपना हिस्सा इकट्ठा किया और कंकाल के पास सबसे पहले पहुंचा। लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर देखते हुए, जो सावधानी से जड़ी बूटियां चुन रही थी, उसने अपनी देह को उसकी दृष्टि की रेखा को अवरुद्ध करने के लिए रखा। क्या गड़बड़ है? माओ वो शून्य के पार स्वीकृति आत्मा से प्रकट हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसका सामना किसी दुश्मन से हुआ हो। कंकाल को गौर से देखते हुए उसका फर खड़ा हो गया। म्याऊं। अचानक माओवू ने काली लपटें उगल दी, जिसने पूरे कंकाल को एक भयानक आग में लपेट लिया, मानो उसे राख में बदल देना चाहती हो। हाँ, अपने पीछे तीव्र गर्मी महसूस करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर ने एक सतर्क भाव के साथ जियाओ यान की ओर रुख किया और कहा, तुम आग क्यों लगा रहे हो? जियाओ यान ने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित किया और सभी काली लपटों को वापस ले लिया। फिर जमीन से 3 चाबियां उठाईं और एक फीकी मुस्कान पेश की। मैं पत्थर के बक्से खोलने के लिए चाबियां खोज रहा था। लिटिल फेरी डॉक्टर अवाक रह गई और जियाओ यान के तरीकों की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाई। चाबियां खोजते हुए फिर भी किसी की हड्डियों को राख में बदल देना, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं था? जब जियाओ यान ने लिटिल फेरी डॉक्टर को जड़ी बूटियां इकट्ठा करना जारी रखने के लिए मुड़ते देखा तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। उसने धीरे से अपनी हथेली खोली, जिसमें हथेली के आधे आकार का एक कागज का टुकड़ा दिखाई दिया। उसने सिर्फ चाबियां उठाने से ज्यादा कुछ किया था, उसने अपनी हथेली में कागज का एक टुकड़ा छिपाने का अवसर भी लिया था। चाबियां केवल ध्यान भटकाने के लिए थीं। माओवू ने जियाओ यान की कलाई पर बैठते हुए अजीब कागज पर झपट्टा मारा। ये पता चला कि माओवू की दुश्मनी कंकाल पर नहीं, बल्कि हड्डियों के भीतर छिपे कागज पर थी। ये किस तरह का कागज है जो शून्यता भक्षण ज्वाला की बीज ज्वाला से इतनी दुश्मनी भड़का सकता है और फिर भी काली लौ से जला नहीं सकता? जियाओ यान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसके सामने कागज का ये छोटा सा टुकड़ा कब्र में सबसे कीमती खजाना हो सकता है। लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपने माथे से कड़ी मेहनत के पसीने को अपने हाथ के पिछले हिस्से से पोंछा, फिर मुड़कर देखा कि जियाओ यान पत्थर के बक्से के सामने खड़ा है। ये देखते हुए कि उसने इसे खुद नहीं खोला है, उसने मजाकिया ढंग से डांटा, मैं देख सकती हूँ कि मेरे बिना बॉक्स न खोलने के लिए तुम्हारे पास अभी भी थोड़ा विवेक है। जियाओ यान ने अपनी नाक को छुआ, बिना किसी शर्मिंदगी के कागज को अपनी जेब में डाल लिया और आगे कुछ भी समझाने की जहमत नहीं उठाई। अगर आप यही मानना चाहते हैं तो ऐसा ही हो। जब लिटिल फेरी डॉक्टर 3 पत्थर के बक्सों के पास पहुंची तो जियाओ यान ने आखिरकार एक क्लिक के साथ पहला बक्सा खोलने के लिए चाबी का इस्तेमाल किया। जैसे ही वह उसे खोलने वाली थी, जियाओ यान ने उसे जल्दी से कुछ कदम पीछे खींच लिया, एक पत्थर उठाया और अपनी उंगली से उसे झटका। जोरदार प्रभाव से बक्सा खुल गया और अंदर एक प्राचीन रंगीन स्क्रॉल दिखाई दिया। तुम बहुत ज्यादा सावधान हो रहे हो। अफसोस से बेहतर है कि सावधान रहो, जियाओ यान ने फिर से अपनी नाक को छूते हुए मुस्कुराते हुए कहा। छोटी परी डॉक्टर ने हार मानकर अपनी आंखें घुमाईं। अगर जियाओ यान को जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की गहराई में फेंक दिया जाता तो वह जादुई जानवरों से बेहतर ढंग से पनप पाता। दोनों ने पत्थर के बक्से की जांच करने के लिए करीब झुककर देखा कि रंगीन प्राचीन स्क्रॉल पर 4 बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से शीर्षक था, 7 रंग का जहर शास्त्र। ये वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। इस मकबरे का मालिक एक जहर गुरु था। जहर शास्त्र को देखने के बाद जियाओ यान ने पुष्टि की। छोटी परी डॉक्टर ने एक पल सोचने के बाद कहा, मुझे 7 रंग का जहर शास्त्र चाहिए। मैं कीमियागर नहीं बन सकता, इसलिए मुझे इन चीज़ों पर निर्भर रहना होगा। तुम्हारी मर्जी। मैं पहले से ही अपनी क्यूई विधि और डू तकनीक में बहुत व्यस्त हूँ। लेकिन तुम्हें पहले अपने हाथ में जो है उसे निकाल देना चाहिए, जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया जब उसने अपना दाहिना हाथ खोला और उसमें से एक चुटकी हरा पाउडर निकाला। उसने जड़ी बूटियां इकट्ठा करते समय चुपके से कुछ नींद का पाउडर तैयार कर लिया था, ताकि अगर जियाओ यान उस पर हमला करने की कोशिश करे तो वह उसे बचा सके। लिटिल फेरी डॉक्टर को शब्दों के अभाव में देखकर जियाओ यान ने चिढ़ाते हुए कहा, किसने कहा था कि मैं बहुत ज्यादा सतर्क हो रही हूँ? और भी ज्यादा शर्माते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया, जियाओ यान की नज़रों का सामना करने में असमर्थ। यह उसके चेहरे पर एक तमाचा था। क्या हुआ? जियाओ यान ने देखा कि जैसे ही उसने 7 रंगों वाले जहर के शास्त्र को पकड़ा, उसका हाव भाव थोड़ा अस्वाभाविक हो गया। कुछ नहीं है, मैं शायद थोड़ा थक गई हूँ। जियाओ यान ने ज्यादा सोचे बिना चाबी का इस्तेमाल करके दूसरा पत्थर का डिब्बा खोला।
हालांकि उसे ये देखकर थोड़ी निराशा हुई कि उसमें सिर्फ एक और स्क्रॉल था, जिसमें एक और स्क्रॉल था। हाई जुबान क्लास शब्द उस पर मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। जियाओयान के लिए ऐसा स्तर व्यवहारिक रूप से बेकार था। यहाँ तक कि आत्माओं का हॉल भी इस तरह के निम्न स्तर की चीज़ को स्वीकार करने की जहमत नहीं उठा सकता। उसने बॉक्स से बाहर निकालने के बाद नाम की जांच करने के लिए काले स्क्रॉल को पलटा। हालांकि जैसे ही उसने इसे देखा, उसकी पुतलियां धीरे धीरे चौंक गईं और उसने आश्चर्य से कहा, फ्लाइंग डू तकनीक, ईगल विंग्स। बहुत जल्दी उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत तेज बोला था। एक फ्लाइंग डू तकनीक, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, स्वाभाविक रूप से अभ्यासी को उड़ने की अनुमति देती है। आमतौर पर डू स्पिरिट दायरे में रहने वाले लोग केवल थोड़ी देर के लिए ही ग्लाइड कर सकते थे, और केवल डू किंग ही अपनी डू क्यूई को उड़ान के लिए पंखों में बदल सकते थे। हालांकि फ्लाइंग डू तकनीक इस नियम को तोड़ सकती थी, जिससे डू मास्टर्स और डू ग्रैंड मास्टर्स दोनों उड़ सकते थे। जियाओयान को मुस्कुराते हुए देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपनी नाक को छूकर उसकी नकल की और कहा, ठीक है, ये तुम्हारा है। हे धन्यवाद। जियाओयान मुस्कुराया। रात भर की लूट ने उसके चेहरे पर खुशी के भाव ला दिए। वह शायद आज रात अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ सोएगा। एक और है, चलो जल्दी करो और इसे पूरा करो ताकि हम वापस जा सकें, लिटिल फेरी डॉक्टर ने आग्रह किया, क्योंकि उसने अपना ध्यान आखिरी पत्थर के बक्से की ओर मोड़ा। लिटिल फेरी डॉक्टर, हमें रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। ऐसा लगता है कि मुझे जो जानकारी मिली थी वह वास्तव में सही थी। जैसे ही जियाओयान चाबी को ताले में डालने वाला था, दरवाजे के बाहर से जोरदार हंसी फूट पड़ी। पत्थर के दरवाजे से लोगों का एक बड़ा समूह अंदर घुसा और जल्दी से दोनों को घेर लिया। मूली, ये कैसे हो सकता है? लिटिल फेरी डॉक्टर ने यह आवाज़ सुनते ही तुरंत अपने चांदी जैसे दांत पीस लिए। वह समझ नहीं पा रही थी कि मूली को कैसे पता चल सकता है। उसने उन भाड़े के सैनिकों को भी नशीला पदार्थ दे दिया था जिन्हें मूली ने उसके जाने के बाद उसकी रक्षा के लिए भेजा था, और उन्हें बेहोश कर दिया था। लिटिल फेरी डॉक्टर ने जियाओयान को खींचा, जो अभी भी चाबियों से खेल रहा था, और उत्सुकता से पूछा, जियाओयान, अब हम क्या करें? मुझे नहीं पता। आग लगने से चाबी शायद पहले ही खराब हो गई होगी, ये ताला नहीं खोलेगी। जियाओयान को खतरे का एहसास नहीं था। वह ताले पर ध्यान केंद्रित करता रहा और मूली की तरफ एक नज़र भी नहीं डाली। मूली की नज़रें बर्फीली हो गईं और वह उदास होकर हंसने लगा। इस बच्चे का हाथ काट दो, उसे इतनी आसानी से मरने मत दो, और लिटिल फेरी डॉक्टर को चोट न पहुंचाना सुनिश्चित करो। वह मेरी है। जियाओयान ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, लिटिल फेरी डॉक्टर, तुम संभालो, ये नाजुक काम तुम्हें ज्यादा सूट करता है। फिर शांति से अपने चारों ओर भाड़े के सैनिकों के समूह का सामना करते हुए उसने अपना भारी जुबान शासक निकाला और उसे हवा के झोंके के साथ घुमाया। उसने उदासीनता से कहा, कठोर काम मुझ पर छोड़ दो।